Hi everyone, I hope I'm audible to all of you. So that today the part that we are going to cover is going to be the most important part when it comes to SSP. The part is personal interview. What it is? It is personal interview. The very first thing that I would like to tell you when it comes to personal interview, एक चीज जो आपको दिमाग में रखनी है, आप मेरे साथ अगर आप लोग अभी 57 लोग और हैं मेरे अलावा, if 57 people are there, all 57 people are different as compared to me. सभी के सभी क्या है, डिफरेंट है। अब अभी देखो, आपको एग्जांपल दिलवाता हूँ। कपिल प्रजापति आपके पिताजी क्या करते हैं? व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ योर फादर? He is no more. ओके, सॉरी फॉर दैट। कल्पना शर्मा, व्हाट अबाउट योर फादर्स प्रोफेशन? So he's an ex-serviceman and now he's in Rajasthan Police. राजस्थान पुलिस। So basically he's ex serviceman and now he's in Rajasthan police. हितांशी, व्हाट अबाउट योर फादर? Sir, my father is general manager in Macmillan Publishers Company. He's a general manager. ऋषभ देव, व्हाट अबाउट योर फादर? मेरे पिताजी फार्मर है। फार्मर हैं आपके पिताजी? अब देखो, नाउ जस्ट सी, हमने 4 लोगों से पूछा, 4 जगह आपको अलग अलग प्रोफेशन दिखे कि नहीं दिखे? व्हाट यू गॉट टू नो? 4 अलग अलग प्रोफेशन। नेक्स्ट थिंग, रितिका चौधरी, योर स्कूलिंग फॉर वाज फ्रॉम विच बोर्ड? Sir, CBSE board. सीबीएसई। स्वराज जी, व्हाट अबाउट योर? CBSE सर। सीबीएसई। अब देखो, बोर्ड में ऑलमोस्ट सभी का क्या होगा? सीबीएसई होगा। कुछ आप में से ही होंगे जो स्टेट बोर्ड वाले भी होंगे और कुछ लोग आईसीएसई वाले भी होंगे, राइट? ये एक कॉमन चीज है। ये क्या है? कॉमन चीज। अब इसी में अगर मैं बात करना स्टार्ट करूं, दिव्यांश पचौड़ी, यू मस्ट हैव डन बीटेक, यस? Yes, sir. आपने बीटेक कर रखा है, ओके। ध्यानदीप, इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट यू, यू मस्ट हैव डन 10+2 पीसीएम। ध्यानदीप केंडे, व्हाट इज योर सब्जेक्ट इन 10+2 पीसीएम? ओके। इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट रविराज, रविराज जी आप क्या कर रहे हैं ग्रेजुएशन में, बताइए। ये तो माइक्रोफोन में पता नहीं क्या हो रखा है, सांप आ गया है। ओके, तो नेक्स्ट विकास तिवारी जी। हाँ जी, क्या किया आपने रविराज? बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। अब आप में से कुछ कॉमर्स वाले भी होंगे, कुछ बीएससी वाले भी होंगे, यस और नो? कुछ मास कम्युनिकेशन वाले, मींस व्हाट यू आर सीइंग नाउ, इट इज अ वैरायटी, यस और नो, दैट यू आर सीइंग हियर। आपको क्या मिल रही है यहाँ पे? वैरायटी मिल रही है। हर इंसान क्या है? अपने आप में एक अलग इंसान है, याद रखना। गॉट इट? द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज, हर इंसान अपने आप में एक अलग इंसान है जिसका किसी दूसरे इंसान से कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे बड़ी बेवकूफी आपकी क्या होगी? व्हाट विल बी योर सिलिएस्ट मिस्टेक दैट यू विल बी आस्किंग अदर पीपल, तुझसे क्या पूछा, तुझसे क्या पूछा, तुझसे क्या पूछा? व्हाई टू आस्क अदर पीपल अबाउट दैट थिंग? अबे उससे क्या पूछा, उसके उसके हिसाब से पूछा होगा भाई। उसका बैकग्राउंड कुछ है, उसके पिताजी ने कुछ कर रखा है, तुम्हारे पिताजी ने कुछ अलग कर रखा है। उसने ग्रेजुएशन में कुछ और कर रखा है, तुमने ग्रेजुएशन में कुछ और कर रखा है। उसका घर कांच का होगा, तुम्हारा घर संगमरमर का होगा, राइट? हर एक चीज क्या है? डिफरेंट है तुम्हारी। यू आर कंप्लीटली डिफरेंट इंडिविजुअल एंड दैट पर्सन इज कंप्लीटली डिफरेंट. So there is no comparison of you with that person. And when it comes to SSB, your competition is just from yourself. Remember, when it comes to personality test, your competition is just from with yourself. Remember, if it would be a written test, na, then you are having competition with everyone because everyone is reading that thing and they are coming with that part. But when it comes to the test of personality, you are the only competitor. You have to compete with yourself. Clear to everyone? तो सबसे पहले दिमाग की जो बत्ती जला लेना अपनी, ये सोच के कि आपको किसी तीसरे बंदे से क्या पूछा उससे जानने की आपको कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, आई बात समझ? आपको ये नहीं जानना, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात बताऊं, आप लोगों को ना इंटरव्यू में एक फॉर्म भराया जाता है, एक फॉर्म भराया जाता है, उस फॉर्म का नाम होता है PIQ। क्या होता है वो? PIQ।
Now, what do you mean by PIQ? So, PIQ stands for Personal Information Questionnaire. What it is? Personal Information Questionnaire. अभी थोड़े से चेंजेस आए हैं PIQ में. कई बोर्ड्स में 5 पेजेस का PIQ चल रहा है, कई में अभी भी 2 पेजेस का ही चल रहा है, ठीक है ना. तो अभी जो मेरे पास 2 पेज वाला अवेलेबल है, आई विल बी जस्ट शोइंग दैट ओनली, ठीक है ना. 5 पेज वाले को मैं नहीं कर रहा हूँ, काफी ज्यादा लंबा हो, ठीक है. मेन क्या होता है, दैट यू हैव टू फिल योर डिटेल्स. आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स उसमें फिल करनी होती है, जिसके बिहाफ पे आपके जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर साहब होते हैं वो आपका इंटरव्यू लेते हैं. क्लियर टू एवरीवन? So basically, when it comes to SSB interview, it is your PIQ only that is the syllabus. आपका syllabus क्या होता है वहां पे? Your PIQ. Got to know everyone? आपका only syllabus क्या है? आपका PIQ है, उसके अलावा आपके पास कोई syllabus नहीं होता. Let me show that generally PIQ होता क्या है. ओके जी, जरा देखिए क्या आप लोगों को PIQ दिख रहा है अब? कैन एवरीवन सी द PIQ नाउ? स्क्रीन शेयरिंग हो रही है? चेक करो यार, दिखना चाहिए आई गेस. Yes, हाँ sir. सर Now अभी दिख रहा है. दिख रहा है? Yes, sir. ओके, आइए चेक कीजिए. यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोग. इसको और जूम कर देते थोड़ा. बताइए जी, दिख रहा है सभी को अब? Yes sir. yes, sir. ओके, सो नाउ इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस फॉर्म, इसी को क्या बोलते हैं? PIQ फॉर्म. क्या बोलते हैं? PIQ. जो भी डेटा होता है ना, विच एवर डेटा दे विल बी हैविंग, यू जस्ट हैव टू फिल इन दैट ओनली. क्लियर? अब यहां पे देखो, सबसे पहली चीज क्या है PIQ में? पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनियर के राइट हैंड साइड में चेक करो जरा. इज इट रिटन OIR? क्या OIR दिख रहा है आपको लिखा हुआ? Now what is OIR? OIR is Officer Intelligence Rating. Yes, sir. Officer Intelligence Rating. Remember the very first day. पहले दिन मैंने आपको क्या बोला था PPDT के जिस दिन हम बेसिक्स कर रहे थे, कि OIR ये डिसाइड करता है who is going to take your interview. Clear? OIR decides who is going to be your interviewing officer. Clear to everyone? तो यहाँ पे आपकी OIR का जो नंबर होता है 1 से 5 के बीच में वेरी करता है. 1 is outstanding, 2 is good, 3 is average, below average and poor. Got it? ऐसा होता है. So basically, अगर आपका OIR 1 आता है, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी द बोर्ड प्रेसिडेंट. क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है. बट अगेन नाउ इट इज अप टू द बोर्ड. वो बोर्ड किस चीज को फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे वो सिस्टम को जाने. बाकी जो जनरली होना चाहिए वो यही होता है कि आपका OIR आपके PIQ के ऊपर लिखा जाता है, क्या आया था, और उसके बिहाफ पे जज किया जाता है आपको कि कौन सा इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपका इंटरव्यू लेने वाला है. और अगर आपका OIR वाकई अच्छा होता है तो आपसे कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं. क्लियर टू एवरीवन? बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है. गॉट इट एवरीवन? चलो, Yes, sir. अब आपको मैं ये फिल करना भी सिखाऊंगा और साथ के साथ आपको प्रिपेयर कैसे करना है वो भी सिखाऊंगा. क्लियर? तो सबसे पहली चीज जो है दैट इज सिलेक्शन बोर्ड नंबर एंड प्लेस. क्या है जी सबसे पहली चीज? दैट इज सिलेक्शन बोर्ड नंबर एंड प्लेस. सिलेक्शन बोर्ड, अब देखो अलग अलग ना जो भी आपकी एंट्रीज हो रही है, मींस विच एवर एंट्री यू आर गोइंग फॉर, देयर विल बी हैविंग डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स. तो देखो AFSB की अगर मैं बात करूं, एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड, अगर आप FCAT का एग्जाम देते हैं या फिर NDA का एग्जाम देते हैं और उसमें आपकी जो फर्स्ट चॉइस है दैट इज AFA, और अगर मान के चलो आपने CDSE का एग्जाम दिया और वहां पे आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है AFA, तो आपको मिलता है एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड. क्या मिलेगा जी आपको उस केस में? मिलेगा AFSB. व्हाट यू विल बी गेटिंग? यू विल बी गेटिंग AFSB, एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड. अगर आपकी आर्मी की प्रेफरेंस है तो यू विल बी गेटिंग SSB, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड. और अगर मान के चलो आप जा रहे हैं नेवी के लिए, तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो किसके द्वारा होगा? दैट विल बी डन बाय NSB, नेवल सिलेक्शन बोर्ड. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताओ जी, इतनी बात सभी को क्लियर आ गई? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है. AFSB स्टैंड्स फॉर एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, SSB सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, एंड द थर्ड वन इज NSB इज नेवल सिलेक्शन बोर्ड.
अब देखो हर बोर्ड का क्या है, अपना अपना एक डिफरेंट डिफरेंट नंबर होता है, ठीक है। हाँ यार वो तो जनरल सी बात है, वही तो मैंने बोला ना, उसमें मार्क्स में ही डिटेल्स वगैरह ज्यादा पूछ रखी हैं और कुछ नहीं है स्पेशल ऐसा, ठीक है। चीजें यही है सारी की सारी। सो नाउ द थिंग इज दैट, अगर मैं बात करूं सिलेक्शन बोर्ड नंबर इन प्लेस, एएफएसबी जो है टोटल 5 एएफएसबी है। 1 एएफएसबी इज एट देहरादून, 2 एएफएसबी इज एट मैसूर, 3 एएफएसबी इज एट गांधीनगर, 4 is at वाराणसी एंड 5 is at गुवाहाटी। क्लियर टू एवरीवन? ये आपके 5 बोर्ड्स क्या है, ये बोर्ड नंबर है 1 2 3 4 5 किसका है, एएफएसबी का, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड का। नाउ इट कम्स टू एसएसबी, दैट इज सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। तो अगर मैं बात करूं एसएसबी की, तो जालंधर में 2 बोर्ड है, पहले कपूरथला हुआ करता था, नाउ इट इज जालंधर। जालंधर में 31 एंड 32 एसएसबी जो है वो कहां पे है, जालंधर में, 2 बोर्ड से। अगर मैं बात करूं भोपाल की, तो भोपाल में आर्मी की जो एसएसबी होती है वो भी है और आपकी जो नेवी की एसएसबी है वो भी होती है। तो आर्मी के जो बोर्ड्स है, दोज बोर्ड्स आर 20 एसएसबी, 21 एसएसबी एंड 22 एसएसबी। क्लियर टू एवरीवन? 20, 21 एंड 22 जो है वो कहां पे है आपके, भोपाल में है आर्मी के लिए। अगर मैं बात करता हूं बैंगलोर की, तो बैंगलोर में जो बोर्ड नंबर है दैट इज 17 एसएसबी एंड 24 एसएसबी। क्लियर टू एवरीवन? 2 बोर्ड आपके बैंगलोर में है। और अगर मैं बात करूं इलाहाबाद, तो इलाहाबाद के पास 5 बोर्ड हैं। कितने बोर्ड है जी इलाहाबाद के पास? 5 बोर्ड हैं, ठीक है जी। अब 5 बोर्ड कौन कौन से हैं जी, 11 एसएसबी, 14 एसएसबी, 18 एसएसबी, 19 एसएसबी एंड 34 एसएसबी। ये 5 बोर्ड किसके हैं, इलाहाबाद के पास है। गॉट इट? और उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेवल सिलेक्शन बोर्ड की, तो नेवल सिलेक्शन बोर्ड जो यहाँ पे है आपका भोपाल में, दैट इज 33 एसएसबी, ठीक है ना, वो क्या है 33। क्लियर टू एवरीवन? आई बात समझ? बाकी चलो ये चीजें इतनी मायने नहीं रखती है, मैंने जस्ट आपको जनरल एक इन्फॉर्मेशन के बता दिया कि व्हाट इज द बोर्ड नंबर, ठीक है। तो एक बोर्ड को स्पेसिफिक एक नंबर दे दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड बोर्ड नंबर। तो अगर मान के चलो किसी बच्चे ने जाना है एएफएसबी देहरादून, तो वहां पे क्या लिखेगा वो, एएफएसबी अगर देहरादून जाना है तो व्हाट दैट पर्सन विल बी राइटिंग 1 एएफएसबी देहरादून। क्लियर टू एवरीवन? देखो लिख दिया जी 1 एएफएसबी देहरादून, यस और नो? क्लियर? अब देखो बैच नंबर, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या, बैच नंबर की या फिर चेस्ट नंबर। तो बैच नंबर एंड एंट्री जो भी आपको बोर्ड प्रोवाइड करता है, बैच नंबर दैट यू हैव टू फिल देयर, एंड इसी तरह चेस्ट नंबर जो भी आपको चेस्ट नंबर वहां पे मिलेगा दैट यू विल बी फिलिंग देयर। क्लियर टू एवरीवन? ये बेसिकली आफ्टर स्क्रीनिंग का प्रोसेस होता है। आपको स्क्रीनिंग से पहले, अनटिल अनलेस यू आर नॉट स्क्रीन इन, जब तक आप स्क्रीन इन नहीं होंगे तब तक आपको एक फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। इट इज जस्ट आफ्टर योर स्क्रीनिंग प्रोसेस जो आपसे भरवाया जाता है। गॉट इट? नाउ रोल नंबर एंड ऑल जनरल चीजें हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट पे आता है जी सबसे पहले सेकंड जो है दैट इज नेम इन कैपिटल। याद रखना एक बात, सबसे पहली बात, पूरे पीआईक्यू को वी हैव टू फिल इन ब्लॉक लेटर्स। क्लियर टू एवरीवन? पूरे पीआईक्यू को कैसे फिल करना है, ब्लॉक लेटर्स में फिल करना है। डोंट गो फॉर स्मॉल लेटर्स। क्या होता है कई बार तुम्हारी राइटिंग अच्छी होती है तो दिखेगा, अगर तुम्हारी राइटिंग भगवान ने बहुत ही सहेज के भेजी है तो नहीं दिखेगा। जब तुम्हें नहीं समझ आएगा तो व्हाट दैट एक्सेसर इज गोइंग टू सी, राइट? और ये याद रखना पीआईक्यू आपके तीनों एक्सेसर के पास होता है, वेदर इट इज जीटीओ, वेदर इट इज साइकोलॉजिस्ट एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर, तीनों के पास आपका पीआईक्यू होता है, ध्यान रखना। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और वो तीनों आपको इसी बेस पे जज करते हैं, ठीक है। ऑल 3 आर गोइंग टू जज ऑन दिस बिहाफ ओनली। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ गए? चलो जी, किसने बोला जीटीओ के पास एक्सेस नहीं होता है? गलत सुना है आप लोगों ने। आप जब याद रखो, जब आप कमांड टास्क में जाते हो ना, व्हेन यू आर देयर एट कमांड टास्क, तो कमांड टास्क से पहले, वो गलत बोला है, रिटायर्ड एसेसर भी गलत बोल सकते भाई, जरूरी नहीं है वो भगवान है। गॉट इट? जीटीओ आपसे क्या होता है, सिंपली जब आप जाते हो ना वहां पे कमांड टास्क से पहले, तो जीटीओ आपसे सवाल पूछता है कुछ, ठीक है ना, तो सवाल पूछता है। और अब मुझे बताओ कि वो सवाल अगर जीटीओ ने मेरे से खुद से पूछा, ये पूछ लिया कि शिवम टेल मी व्हाई यू हैवंट प्लेड क्रिकेट आफ्टर 2019, इसका मतलब क्या है? मैंने तो नहीं बताया उसको कुछ, टेल, मैंने तो उसे कुछ नहीं बताया ना। इफ आई हैवंट टोल्ड हिम एनीथिंग, ठीक है,
तो कहां से पूछ रहा है, उसके पास भी एक्सेस होता है। गॉट इट? जीटीओ के पास भी एक्सेस होता है, ये भूल में मत रहना कि जीटीओ के पास एक्सेस नहीं होता है। गॉट इट? ही इज ऑल्सो हैविंग द एक्सेस फॉर द सेम। आपसे पूछ लेगा कि ओके ये बताओ जरा कि भाई तुमने तो गाने में बड़ा शौक है तुम्हारा, जरा कोई गाना बताओ तुम्हारा फेवरेट कौन सा है, तुम्हारा फेवरेट म्यूजिशियन कौन है, तुम्हारा फेवरेट सिंगर कौन है। यू कैन आस्क एनीथिंग। तो नेवर एवर बी इन दिस डिलेमा और मिथ कि जीटीओ के पास एक्सेस नहीं होता। ठीक है सब एक भाई, सबसे ज्यादा ना, सबसे ज्यादा अगर तुम रहते हो किसी के साथ तो दैट इज जीटीओ, और उसी के पास एक्सेस ना हो, कैसा हो पॉसिबल है भाई। गॉट इट? सो इट इज हैविंग एक्सेस ऑफ ऑल थ्री एक्सेसर। ठीक है ना? और वो तुम्हारे ऊपर है, देखो सिंपल सी बात है, तुमसे किसी से कुछ भी पूछ सकता है, ये जरूरी थोड़ा है क्या पूछेगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि वो इस चीज को कैसे करेगा, इस चीज को वो कैसे करेगा, ये ऐसे ही पता चलेगा ना, ऐसे ही पता चलेगा ना उसको जब तुम्हारा पीआईक्यू होगा। अब तुमसे अगर ये पूछ रहा है कि सो यू हैव डन योर ग्रेजुएशन इन 2017, टेल मी व्हाट यू हैव बीन डूइंग सो फार आफ्टर 2017 फॉर द नेक्स्ट 3 years। अब मुझे बताओ रास्ते में उसको काली माता का सपना तो नहीं आया ना कि 2017 में इस बच्चे ने कर रखी है ग्रेजुएशन। ऑफ कोर्स ही इज हैविंग द एक्सेस, दैट्स व्हाई ही इज आस्किंग। गॉट इट? ध्यान रखना, उसको सब पता होता है, ये भूल में मत जाना। ओके चलो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। आपका नेम कैपिटल लेटर में, मतलब पूरा पीआईक्यू, मैं तो कह रहा हूं पूरा पीआईक्यू हमने किस में भरना है, कैपिटल लेटर में ही भरना है। तो मेक श्योर कैपिटल लेटर में हमने क्या करना है, पीआईक्यू को फिल करना है। अगर मान के चलो नेम फिल करना है हमने, ठीक है जी, तो अगर जनरली नेम फिल करना है किसी का भी, मान के चलो XYZ जो भी बोलना हो, चलो हितांशी का नाम लिख देते हैं, ये लो हितांशी CHOPRA चोपड़ा लिख दिया। चलो ठीक है जी, आ जाओ, फोन आए हैं हमारे बीच एक और महोदय रोहन माली, टाइम पे नहीं आना इन्होंने महाराज ने। ओके चलो देख लिया जी, नेम लिख दिया। अब देखो पिता का नाम, ओके ठीक है कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड सेशन देख लेना। ओके फादर नेम आपने लिख देना जो भी है, ठीक है। मदर नेम लिख देना है नॉर्मल, मैं अब फिल करके नहीं बता रहे, बहुत जनरल चीज है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, देखो 3 टाइप के रेसिडेंसेज होते हैं, वी आर ऑल हैविंग 3 टाइप ऑफ रेसिडेंसेज। अब ये 3 टाइप ऑफ रेसिडेंसेज क्या है समझना, 3 टाइप ऑफ रेसिडेंसेज क्या होते हैं। पहला होता है जहां पे आप मैक्सिमम रहते हो, ठीक है। सेकंड होता है प्रेजेंट, जहां पे अभी आप हो, जब आप एसएसबी देने आ रहे हो तब आप कहां से आ रहे हो, दैट इज योर प्रेजेंट रेजिडेंस। और थर्ड रेजिडेंस क्या है, प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, कि जहां के आप वासी हो, ठीक है, जहां आपका मान के चलो पिताजी का घर है, पुश्तैनी घर है, राइट, मींस आपके एंसेस्टर कहां के थे कहां के नहीं, जहां का आपके पास बेसिकली इन जनरल अगर बताऊं तो जहां का आपके पास क्या है, डोमिसाइल है। क्लियर टू एवरीवन? whichever place you are having domicile of, that is your permanent residence। clear to everyone? और लास्ट में देखो एक चीज लिखा हुआ है कि वेदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और नॉट। अब ये वेदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और नॉट क्या, जहां का आपका डोमिसाइल है उसका परमानेंट एड्रेस जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है कि नहीं है। क्लियर टू एवरीवन? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का मीनिंग होता है जहां पे मान के चलो आपके वहां एसपी वगैरह, ठीक है ना, एसपी हो, डीएम हो, ये सब जब होते हैं ना, इस चीज को क्या बोलते हैं, जब पुलिस हेडक्वार्टर बेसिकली इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। समझ गए? गॉट इट? अगर वहां पे पुलिस हेडक्वार्टर है तो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए इतनी बातें समझ आ गई। अब देखो इन तीनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस इज, जस्ट कंसिडर, मैं अपनी बात बताता हूं, मेरा जन्म मान के चलो बिहार में हुआ, ठीक है, मेरा जन्म बिहार में हुआ, आई वॉज बोर्न इन बिहार। आफ्टर 3 years my father brought me here in लुधियाना, दैट इज इन पंजाब। तो मेरा जो उस टाइम से लेके अभी तक का जो बीता टाइम वो कहां बीता है, दैट इज इन पंजाब, लुधियाना में बीता। तो जो मेरा मैक्सिमम प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस होगा क्या हो जाएगा, लुधियाना पंजाब, मतलब जहां पे मैं रहता हूं वो जगह, प्लेस, देन डिस्ट्रिक्ट एंड देन स्टेट। क्लियर टू एवरीवन? प्लेस, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। तो प्लेस अगर मान के चलो मैं दिल्ली की बात करता हूं, अगर मैं दिल्ली में रह रहा हूं, दिल्ली में मैं रहता हूं मान के चलो नेहरू विहार एक जगह है मुखर्जी नगर के पास, ठीक है, चलो मुखर्जी नगर ही लगा लेते हैं। तो मेरे को लिखना होगा तो क्या लिखूंगा, व्हाट आई विल राइटिंग, डॉक्टर मुखर्जी नगर स्लैश दिल्ली, न्यू दिल्ली, मतलब न्यू दिल्ली में आता है वो, एंड उसके बाद दिल्ली इज द
स्टेट, यस और नो, मतलब एनसीआर जो रीजन है तुम्हारा क्या है, दिल्ली भी किसके अंडर आता है, प्रॉपर केंद्र शासित प्रदेश है, राइट। तो वहां पे मैं वो लिखूंगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, अगर मान के चलो, अब मैं बात कर रहा हूं वर्तमान पता, दैट इज द प्रेजेंट रेजिडेंस। प्रेजेंट रेजिडेंस कहां पे है मेरा, इन केस मान के चलो मैं चंडीगढ़ में था, इन केस मैं दिल्ली में था, अगर मैं एसएसबी में अपीयर होने गया और मैं उस टाइम पे कहां रह रहा हूं, चंडीगढ़ में रह रहा हूं, तो जहां चंडीगढ़ में मान के चलो एक साथ में जगह है मोहाली है, पंजाब में आता है, ठीक है ना, विलेज की जरूरत है बिल्कुल। अगर आप विलेज से बिलोंग करते हो तो बिल्कुल प्लेस का नाम लिखो, प्लेस, डिस्ट्रिक्ट एंड देन स्टेट। क्लियर टू एवरीवन, प्लेस, डिस्ट्रिक्ट, देन योर स्टेट। आई बात समझ सभी को। हमें क्या लिखना होगा, प्लेस भी, जैसे मान के चलो एक गांव का नाम है रामपुर, तो मैं क्या लिखूंगा, रामपुर, गांव का नाम हो गया। अगर मान के चलो जिले का नाम है बठिंडा, तो मैंने क्या लिखा, रामपुर, कॉमा, बठिंडा, देन कॉमा, इट विल बी पंजाब। क्लियर टू एवरीवन। अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, विद अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, प्लेस लिखा है कि नहीं लिखा है, चेक करो। अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस लिखा है कि नहीं लिखा है, यहां पे चेक करो, चेक एवरीवन, लिख रखा है कि नहीं, और जूम कर देता हूं, चेक करो जी सभी। इट इज रिटन विद अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस। अब किसकी पॉपुलेशन पूछिए बताओ, प्लेस की, राइट। तो अगर मान के चलो यहां पे मैंने लिखा है, एक जगह लिख देता हूं, चलो यहां पे, Sir, हाँ जी, sir, I have a doubt. यस यस आस्क। सर अगर कोई आर्मी बैकग्राउंड से है तो सर प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस में क्या फिल करेंगे, लाइक जहां हर पे जगह 3 सबसे to ज्यादा 4 years? जहां पे सबसे ज्यादा आपका रहा है वो लिख दो। सर हम तो घूमते रहे हैं, मतलब 4 साल यहाँ, मैं 5 साल मैं वहाँ। अगेन अगेन कह रहा हूं, कोई एक प्लेस ऐसी होगी जहां पे थोड़ा सा भी ज्यादा होगा, राइट। तो जो चाहे वो 6 ही महीने ज्यादा क्यों ना रुके, लिख दो उस चीज को चुपचाप, ठीक है, ओके सर, ओके। गॉट इट। आप उसमें लिख दो उस हिसाब से, ठीक है जी। चेक करो, मैंने लिख दिया यहाँ पे रामपुर, बठिंडा एंड पंजाब। जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो क्या होगा मेरा बताओ, व्हाट विल बी द नेक्स्ट पार्ट। उसने क्या बोला है, विद अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ प्लेस, नॉट द पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, नॉट द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, इट इज द पॉपुलेशन ऑफ प्लेस, यस और नो, इट इज द पॉपुलेशन ऑफ प्लेस। तो ब्रैकेट करूंगा मैं स्टार्ट यहां से, ब्रैकेट, मान के चलो रामपुर की जो है पॉपुलेशन है दैट इज 5000, लिख के इसको ब्रैकेट कर दो। क्लियर टू एवरीवन, समझ गए जी, आ चको, हो गया, गॉट इट एवरीवन, आगे बात समझ। सर पॉपुलेशन में स्टेट की पॉपुलेशन लिखते हैं या जिस प्लेस पे हम रहते हैं उसे देखो की? मैंने साफ क्या बोला है, नीचे क्या लिखा हुआ है, साफ साफ देखो, विद अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस, यस और नो, इट इज Yes, sir. प्लेस। तो प्लेस में अगर आपका रामपुर है, और रामपुर क्या है, गांव है कि नहीं है, तो रामपुर अगर गांव है तो प्लेस की पॉपुलेशन दैट इज 5000 आई हैव रिटन। क्लियर, ओके सर, ओके। समझ गए जी, गॉट टू नो, मींस वी हैव टू राइट द पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस। आई बात समझ, आगे बढ़ते हैं। अगर देखो आपके तीनों के तीनों सेम है, आपका प्रेजेंट, मैक्सिमम एंड वो है, तो आपने क्या करना, जो चीज ऊपर लिखोगे वही लिख दोगे नीचे भी, ठीक है। सेम एज अबव, सेम एज अबव लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जो लिखा है पूरा पूरा लिख दो। क्लियर, बाकी रेस्ट डिपेंड्स ऑन देम, ठीक है ना। अरे भैया एड्रेस थोड़ा ना लिख रहे हो यार, उसने जो पूछा है सीधा प्लेस ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंस, जगह, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट बोला है, तो नाम गांव का लिखो, वो इतना थोड़ा ना लिखना कि सन ऑफ फलाना ढिमका, वो नहीं पूछा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये तीनों चीजें समझ आ गई किसी को। यार पॉपुलेशन वोटिंग वाली पॉपुलेशन नहीं है, पॉपुलेशन का मतलब इंडिया में क्या सारे के सारे वोटर हैं। अगर इंडिया की पॉपुलेशन अगर आज 1.41 बिलियन है तो कि सारे वोट करते हैं, नहीं ना, समझ गए। अब तो वो प्रेजेंट की, वो वोटर की नहीं लिखनी है, वो सबकी लिखनी है। पॉपुलेशन का मतलब होता है जितने लोग वहां रहते हैं, दैट इज पॉपुलेशन। क्लियर। एक ने साहब ने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है, देवी ने, दूसरे सिटी में कॉलेज कर रहे तो वहां का नेम। अब देखो ऑब्वियसली अगर तुम रह रहे हो उस कॉलेज पे, अगर उसी सिटी में रह रहे हो, उसी सिटी में इफ यू आर रिजाइडिंग, तब ऑब्वियसली तुम्हारा प्रेजेंट रेजिडेंस क्या हो गया, वो सिटी वाला हो गया, देगा, राइट।
और अगर तुम वहां पे रिजाइड नहीं कर रहे हो, इफ यू आर नॉट रिजाइडिंग देयर, यू आर गोइंग डेली देयर, आप डेली अप डाउन कर रहे हो तब जा रहे हो, तो वो आपका कोई मतलब ही नहीं हुआ वो, ठीक है, वो दैट इज जस्ट अ लोकेशन। क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो नेक्स्ट पार्ट इज वेदर इट इज हेडक्वार्टर। तो मोस्टली जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना, सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होती है, ठीक है ना, तो आप यस लिख दो। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। स्टेट अगेन, क्या आपका स्टेट है, मान के चलो पंजाब, और डिस्ट्रिक्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पे, बठिंडा आ जाएगा। ओके, रिलीजियन मान के चलो मैंने लिख दिया यहाँ पे हिंदू, रिलीजन हिंदू मुस्लिम, ठीक है, सिख ईसाई जो भी आप हैं वो लिख दीजिए। क्लियर? अगर आप SC ST OBC से अगर आप करते हो बिलोंग तो आप लिख दोगे, नहीं तो छोड़ दोगे। क्लियर? जनरल हो जनरल। सर हाँ जी आशुतोष। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वाला बोला सर। सर ये डिस्ट्रिक्ट जो हमारी है वो मतलब प्लेस को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बोल रहे हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट को ही मतलब बोल रहे हैं हेडक्वार्टर? डिस्ट्रिक्ट को आप हेडक्वार्टर बोलो, प्लेस थोड़ा ना, आपका गांव थोड़ा ना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बन जाएगा। सर जैसे मान लो किसी का रेजिडेंस डिस्ट्रिक्ट या वो उसी सिटी में है जो कि हेडक्वार्टर है, हाँ जी, तो ठीक है ना। उसके लिए कि वैसे अब देखो ना, अब मान के चलो अगर कोई आप सिटी में ही, मैं ही अगर मान के चलो लुधियाना सिटी में रह रहा होता, लुधियाना सिटी, आई बात समझ, लुधियाना अगर मेरी सिटी है तो लुधियाना सिटी में कोई तो जगह होगी जहां पे मैं रह रहा हूँ, यस और नो, कोई जगह होगी ना, सर वो लिखा। अब मैं क्या करूंगा, लुधियाना सिटी की पॉपुलेशन लिख दूंगा, उस केस में क्या करूंगा मैं, लुधियाना सिटी की पॉपुलेशन। yes गॉट sir इट? sir I have doubt because sir every district is a headquarter ना। मैं वही तो कह रहा हूँ ना भैया कि मोस्टली डिस्ट्रिक्ट जो होती हैं हेडक्वार्टर्स होती हैं। कई बार क्या होता है, छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट होती है ना, तो उसमें 2-3 डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक हेडक्वार्टर बनता है। गॉट इट? ओके ओके गॉट इट सर। अलग रीजन। हाँ, ऐसा हो जाता है कई बार। यार पॉपुलेशन तो किसकी लिखोगे, ऑब्वियसली प्लेस की लिखोगे ना, और किसकी लिखोगे, एक अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन। अब ये नहीं कि तुम जनगणना करने चले जाना पेज लेके, पेपर लेके, कि तुम्हारे घर में कितने बच्चे हैं, शादी हो गई है, नहीं, बच्चे कितने हैं, मार के भगा देगा वो, ठीक है, वो काम नहीं करना है। ओके, सर तो प्लेस की ये पॉपुलेशन है वो पता मतलब जैसे स्टेट या डिस्ट्रिक्ट की तो गूगल से पता चल जाएगी, प्लेस की अप्रोक्सीमेट वो भी करना कैसे? ना, वो भी गूगल पे मिल जाएगा, करना, वो भी गूगल पे मिल जाएगा, करना पता, सब मिल जाता है आज तो, गूगल पे क्या नहीं मिलता। ओके, नेक्स्ट इज स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। रिलीजन हो गया आपका, ठीक है, SC ST अगर आप हो, ठीक है, OBC लिख दोगे, नहीं तो जनरल, ठीक है जी। मदर टंग, मदर टंग का मतलब क्या है कि जो भाषा आप बोलते हो, जिस रीजन में आप रह रहे हो वहां पे भाषा जो आपकी मदर टंग, जो उसमें सबसे ज्यादा आप कन्वर्सेट करते हो, दैट। तो इंग्लिश तो ऑब्वियसली आप नहीं हो गए ऐसे कि मतलब हर जगह इंग्लिश इंग्लिश बोल रहे हो, है ना। अब हिंदी है तो हिंदी, पंजाबी तो पंजाबी, ठीक है, डोगरी है किसी को तो डोगरी हो जाएगी, मैथिली तो मैथिली जी, भोजपुरी तो भोजपुरी। इट इज अप टू सर यू जो। लोकल डायलेक्ट्स भी लिख सकते हैं सर। हाँ जी, सर व्हाट अबाउट लोकल डायलेक्ट्स? वो देखो अगेन, मेन जो लैंग्वेज है वो बोलो, जो आपकी जो मेन लैंग्वेज है उसको लिखो। अब ऐसे तो मान के चलो एक स्टेट में रीजन में 10-10 लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन मेन जो लैंग्वेज है जिसमें आप सबसे ज्यादा कन्वर्सेट करते हो ना, वो लिखो, ठीक है। चलो अगेन, डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपकी लिखो, मैरिड, सिंगल, विडोअर, इन अ रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, ये सब का कोई ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। जेनजी वाले जो भी हैं चीजें, ठीक है ना, वो नहीं है। हाँ, हरियाणवी भी, अगर आपकी हरियाणवी है, हरियाणवी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मत सोचना कि वहां पे मेरे को किसी पे किरश है, हैविंग अ किरश इन अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। गॉट इट? इट इज सिंपली मैरिड, सिंगल और विडोअर। हाँ भैया मत बताओ, गुजराती सिंपल बोल रहा हूँ यार, गुजराती क्यों नहीं हो सकती लैंग्वेज, अगर तुम गुजराती तुम्हारी मदर टंग है लिखो, ये पूछने वाली बात है कोई। चलो नेक्स्ट वन। अब देखो, फादर एंड मदर के बारे में पूछ रखा है, मैरिटल रिलेशन ऑफ पेरेंट्स, मम्मी पापा साथ में हैं, स्टेइंग टुगेदर, सिंगल और सेपरेटेड और डाइवोर्स, ठीक है, भगवान ना करे किसी के डाइवोर्स्ड हैं, सेपरेट हो, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज, अगर मान के चलो अलग हुए हैं तो उस टाइम पे व्हाट वाज योर एज, ठीक है, आप किसके साथ रह रहे हो ये आपको बताना है, मम्मी पापा बोथ के साथ तो बोथ, ठीक है जी। अगर मान के चलो यहाँ पे नहीं होंगे तब तो ऑब्वियसली ये वाला ऑप्शन आपके लिए है ही नहीं। अगर सेपरेट हो रखे हैं तो यू हैव टू चूज देयर कि भाई किसके साथ रह रहे हो किसके साथ नहीं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो जी, इतनी बातें समझ आ गई सभी को? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियसली यार देखो, जिनके अगर मान के चलो इन केस अगर पेरेंट्स अगर मिसिंग है, नहीं है,
डिमाइस हो रखा है तो आप यस पे क्लिक कर देते हो, ठीक है। और अगर मान के चलो आपकी जो एज होगी उस टाइम पे, वट एवर योर एज वॉज एट द टाइम ऑफ डेमाइस, वो आप वो लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज पेरेंट्स, गार्जियंस एंड सिबलिंग्स ऑक्यूपेशन इनकम, ठीक है। जो भी आपके मान के चलो, अब व्हाट इज द मीनिंग हियर इज ऑफ गार्जियन। अब गार्जियन मान के चलो अगर आपके घर में दादा दादी भी रहते हैं, ठीक है जी, आपके घर में आपके साथ दादा दादी भी रहते हैं, दे आर अर्निंग, तो आपको वहां पे उनको भी मेंशन करना होता है, ठीक है। मान के चलो अगर दादाजी की पेंशन आ रही है और वो दादाजी अपनी पेंशन आपको दे रहे हैं, 30,000 रुपए दादाजी की पेंशन आ रही है और 30 के 30,000 रुपए आपके घर में वो दे रहे हैं, यू हैव टू राइट दैट ऑल्सो। क्लियर टू एवरीवन? मीन्स अपार्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स, जो भी कोई आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, whosoever is supporting you, that is your cash flow. क्लियर? ओके जी, चलिए यहाँ पे देखो सर अगर खुद जॉब कर रहे हो तो उसके लिए भी फिल करना है? आगे आएगा, अभी आएगा ना, उसका भी ऑप्शन आएगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है, सर। वो भी ऑप्शन आएगा। ओके, तो फादर का आपके क्या करना है यहाँ पे, एजुकेशन जो है वो लिखेंगे। अब एजुकेशन क्या है, हाईएस्ट एजुकेशन। क्लियर टू एवरीवन? हाईएस्ट एजुकेशन। अगर उन्होंने मान के चलो बीए बीएड कर रखा है, एमए बीएड कर रखा है, वो लिख दोगे एमए बीएड, क्योंकि वो कंबाइंड कोर्स है। क्लियर? बीटेक कर रखा है तो बीटेक लिखोगे, बीएससी तो बीएससी, अगर इन जनरल अगर मान के चलो बीए कर रखा है तो बीए, कोई भी चीज है ना वो आप, मैट्रिकुलेशन तो मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट कर रखा है तो इंटरमीडिएट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑक्यूपेशन, नाउ द टर्म इज ऑक्यूपेशन। अब ऑक्यूपेशन मान के चलो किसी का अगर बिजनेस है, किसी का अगर पापा का बिजनेस है, तो वहां क्या लिखोगे, सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या लिखोगे, सेल्फ एम्प्लॉयड। अब उस सेल्फ एम्प्लॉयड में कोई भी टाइप की, किसी भी टाइप की एम्प्लॉयमेंट आ सकती है। कई लोग क्या लिखते हैं, बिजनेसमैन लिख देते हैं, दैट इज अप टू यू अगेन, ठीक है। बट जो सेल्फ एम्प्लॉयड टर्म होगी वो ज्यादा वहां पे साबित है, ठीक है ना। आता हूं उस पर भी आता हूं, हर चीज पे आ रहा हूं, चिंता मत करो। नेक्स्ट वन इज सेम गोज विद मदर। क्या, अब मान के चलो अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ लिख दो, ठीक है जी। इन केस कई बार होता है ना घर में, कई बार होता है कि आप लोगों ने किराए पे मकान लगा रखा है अपना, है ना, प्रॉपर्टी का किराया आ रहा है आपको, तो उस केस में क्या होता है, मम्मी जी को मालिक बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑनर वो है वहां पे, उनके नाम पे जनरली मम्मी के नाम पे प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि आजकल लोगों को छूट मिल जाती है, 2-2.5 लाख रुपए बच जाते हैं उसमें। तो ज्यादातर क्या होता है, लोन वगैरह का काम चक्कर में, और इवन बिजली बिल वगैरह इन सब में भी काफी ज्यादा रोल होता है, तो लोग क्या करते हैं, जनरली फीमेल के नाम से ही करते हैं। तो ऑफकोर्स वो अब मालकिन हुई। अब अगर वो मालकिन है तो अगर 10,000 रुपए भी उनको रेंट के तौर पे आ रहा है ना, तो आप क्या लिखोगे, रियल एस्टेट लिख दोगे। वो किसके अंडर आ जाता है, रियल एस्टेट, उसके अंडर ही आएगा। क्लियर? आई बात समझ? ओके, पीजी ऑनर लिख सकते हो, रियल एस्टेट, कुछ भी जो अभी आपका मन कर रहा है, दैट यू कैन राइट। नाउ अब देखो इनकम पर मंथ, तो ऑफकोर्स इनकम पर मंथ जो इन हैंड आती है वो लिखते हैं, ठीक है। इन हैंड जो आ रही है आपकी सैलरी वो लिखी जाती है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वो लिखना, ठीक है, कि आपके पास कितना आ रहा है और आप कितने खर्च करते हो, ताकि आप हिसाब दे सको। क्लियर? इन हैंड बताया जाता है। तो इन हैंड, अब देखो कईयों का क्या होगा, मोस्ट ऑफ यू विल बी हैविंग बिजनेस, फैमिली बिजनेस एंड ऑल, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो वहां पे एक श्योरिटी नहीं है कि हाउ मच अमाउंट इज कमिंग एग्जैक्टली, है ना। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू देयर, यू कैन सिंपली राइट द एवरेज इनकम। क्लियर? अगर 5 लाख पापा ने बताया कि साल के 5 लाख आ रहे हैं, तो 5 लाख को 12 से डिवाइड कर दो, 40,000 समथिंग होगा कि नहीं होगा, 41,000 के करीब, 41,000 समथिंग, राइट? गॉट इट? So that is what you can put forward there. Next देखो, same goes with elder brother, elder sister, ठीक है जी, छोटा भाई छोटा बहन। अब किसी के अगर मान के चलो 4 भाई 4 बहन से ज्यादा हैं, तो भैया उसका कॉलम नहीं है, ठीक है। तो आप अपने रिस्क पे देख लेना, वो उनसे पूछ लेना वो क्या कहते हैं क्या नहीं। और जनरली तो यार ऑब्वियसली नहीं होता किसी का 5-6 भाई, आज के जमाने में तो नहीं होते 5 भाई वाले, बहन वाले, 6 भाई वाले, राइट? ओके, नेक्स्ट अगर हम पढ़े, ठीक है जी, ज्वाइंट फैमिली का कोई मतलब नहीं है, अपनी फैमिली लिखो, ज्वाइंट फैमिली लिखेगी, ये ज्वाइंट फैमिली जैसा कुछ नहीं होता, तुम्हारी खुद की जो फैमिली है वो लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ऑल, क्या होती है क्या नहीं, ठीक है। समझते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्या चक्कर है। सबसे पहले देखो, मैट्रिक या हायर सेकेंडरी, मतलब 10th में आपकी स्ट्रीम। अब देखो 10th में कोई स्ट्रीम नहीं होती, तो आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी लिख दोगे, रेगुलर। क्या लिखोगे, रेगुलर।
आई बात समझ? रेगुलर लिख दो, ऑल सब्जेक्ट्स लिख दो, कुछ भी आपको जो भी आपका मन है वो आप लिख सकते हैं। क्लियर टू एवरीवन? आई बात समझ जी? Yes, sir. यस सर। तो बस हमने क्या करना है, अपना जो भी है हमारा यहाँ पे हम वो लिख देंगे। ओके एवरीवन, मैंने मान के चलो रेगुलर लिख दिया। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, फुल नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, मतलब जो आपके स्कूल का जो पूरा नाम है ना, दैट यू हैव टू राइट। क्या लिखना है आपने यहाँ पे, अपने स्कूल का पूरा नाम लिख देना है जो भी है। जैसे मेरे स्कूल का नाम था फ्लावर वैली पब्लिक स्कूल, मैं क्या लिखूंगा, पूरा फ्लावर वैली पब्लिक स्कूल लिखूंगा वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बोर्ड और यूनिवर्सिटी। ऑफ कोर्स मेरा अगर PSEB था, पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड, तो आई विल बी राइटिंग देयर PSEB, PSEB। और अगर आपका CBSE है, ICSE है या फिर कोई स्टेट बोर्ड है तो आप स्टेट बोर्ड का नाम लिखेंगे। क्लियर? नाउ द टर्मिनोलॉजी इज ईयर। ठीक है, अब देखो RKSD, तो अगर लिख सकते हो शॉर्ट में छोटा लिख के कर सकते हो तो लिख दो, अच्छी बात है। फुल नेम पूछा है ना, छोटा करके लिख दो। अगर नहीं तो देखो यहाँ पे जो खाली जगह होती है ना नीचे, कॉन्फिडेंशियल वगैरह के नीचे, तो जो भी आपका अगर मान के चलो कोई फुल फॉर्म आप बहुत बड़ा है लिख नहीं पा रहे वहां पे, तो यू कैन राइट हियर कि उसके फुल फॉर्म को यहाँ पे यू कैन मेंशन। क्लियर टू एवरीवन? ओके, नेक्स्ट देखो ईयर है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ईयर की, लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है दैट व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू राइट इन ईयर। ईयर का मतलब द ईयर इन विच यू अपीयर्ड इन फाइनल एग्जाम। कौन सा ईयर होगा? द ईयर इन विच यू अपीयर्ड इन फाइनल एग्जाम। अगर मैंने 10th के एग्जाम 2012 में दिया, अगर मैंने 2012 में 10th का एग्जाम दे रखा है तो व्हाट आई विल बी राइटिंग देयर, ईयर इज 2012, 2012। क्लियर टू एवरीवन? सेम गोज विद 10+2 कि मैंने अगर 2014 में दिया तो 2014, मार्च 2014 में अगर मैंने 12th किया था तो आई विल बी राइटिंग दैट ओनली। 17 में अगर मेरी ग्रेजुएशन हुई है तो आई विल बी राइटिंग 2017। मींस जब फाइनल ईयर के एग्जाम में जिस साल में अपीयर हुआ हूं, दैट इज द ईयर ऑफ पासिंग। क्लियर टू एवरीवन? आगे बात समझ? ओके, नाउ इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट स्ट्रीम, 10+2 में अगर तुम्हारे पास PCM है तो PCM लिखोगे, PCB है तो PCB लिखोगे। ठीक है, तो वहां पे सिंपली क्या लिख दोगे, नॉन मेडिकल, मेडिकल और साथ में PCB PCM। अगर बी को आपके अगर मान के चलो कॉमर्स था आपके पास तो क्या लिखोगे, कॉमर्स लिख दोगे स्ट्रीम। ठीक है, या जनरली साइंस लिख सकते हो, स्ट्रीम क्या लिख सकते हो, साइंस, बगल में PCM, साइंस PCB, कॉमर्स, ठीक है जी, उसके अलावा या फिर आर्ट्स, यही आपकी स्ट्रीम होती है। क्लियर? गॉट इट एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेजुएशन में सेम स्ट्रीम, जो भी आपकी ग्रेजुएशन में आर्ट्स स्ट्रीम थी, कॉमर्स स्ट्रीम थी या फिर आपका साइंस स्ट्रीम था, जो भी है आप वो लिख दोगे। ठीक है जी, साइंस लिखोगे अगर स्ट्रीम, साथ में क्या लिख दोगे, बीटेक लिख दोगे। क्लियर टू एवरीवन? साइंस और बगल में जो भी आपने कोर्स किया वो लिख दो। ओके, क्यों भैया, क्यों लिखना वहां पे, मार्क्स थोड़ा ना पूछा है तुमसे, अभी मार्क्स पे तो आए ही नहीं हम। नेक्स्ट वन इज पोस्ट ग्रेजुएशन एंड प्रोफेशनल। अब पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपने कुछ कर रखा है या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है, ठीक है, जैसे बीएड वगैरह हो गया, आपने BSc कर लिया, BSc के बाद आप बीएड कर रहे हो, तो आप किस में जाओगे, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर प्रोफेशनल वाले। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ, BCA उसमें ही आएगा यार, साइंस के अंदर ही आता है। ठीक है ना, BCA जनरली साइंस के अंदर ही आता है। ओके, साइंस के अंदर ही आता है। BA कुछ भी कर रहे हो, BA LLB तो फिर आर्ट्स के उसमें चला गया ना, लॉ के फील्ड में चला गया, आप लॉ लिख दो। गॉट इट? लॉ लिख दो वहां पे, कोई दिक्कत नहीं। आपकी स्ट्रीम क्या होगी, लॉ स्ट्रीम होगी आपके अलग। बता रहा हूँ भैया, अगर लास्ट ईयर में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कौन से ईयर में पास आउट होगे वो तो पता ही है ना आपको, तो वो लिख दो, वो स्टार्टिंग ईयर से लेके एंडिंग ईयर लिख दो, दैट्स इट। या आपको खाली छोड़ना है खाली छोड़ दो, बाकी दे विल बी टेलिंग यू, जो ऐसा वो बोले ना वहां पे जैसा तुम्हें बोल रहे हैं वैसा फिल करो। क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे है, देखो डिवीजन एंड परसेंटेज। याद रखना, डिवीजन इज फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन जो होता है 60% एंड अबव है तो आपका क्या होगा डिवीजन, दैट विल बी योर फर्स्ट डिवीजन। रिमेंबर द फैक्ट, अगर आपका 60% एंड अबव है, 60% या फिर और अबव है,
यू आर हैविंग फर्स्ट डिवीजन। अगर आपका है 45 से 60 के बीच में, दैट इज योर सेकेंड डिवीजन, और इससे नीचे तो आई डोंट थिंक किसी का होगा, तो थर्ड डिवीजन में। ओके, गॉट इट एवरीवन? तो फर्स्ट डिवीजन 60% एंड अबव होता है, 45 से अगर 60 के बीच में यू आर सिक्योरिंग, दैट इज सेकेंड डिवीजन। अब देखो सीजीपीए है, तो वहां पे क्या है, सीजीपीए को या तो कन्वर्ट करके लिख दो, अगर आपको 10th में सीजीपीए ही मिला है तो राइट डाउन इट, ठीक है ना, आप सीजीपीए लिख दोगे। क्लियर टू एवरीवन? चलिए, जनरली क्या होता है ग्रेजुएशन में हम क्या करते हैं, ग्रेजुएशन में हम कन्वर्ट कर देते हैं, 10th में तो सबका सीजीपीए लगभग चलता है सीबीएसई वालों को, तो आप सीजीपीए ही लिखो। ओके, नेक्स्ट वन इज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम था, पंजाबी था, जो भी था आपका, मैथिली था, क्या था वो लिख दोगे। नेक्स्ट वन इज डे स्कॉलर, अगर डेली अप डाउन करते हो तो यू आर डे स्कॉलर, अगर आप वहां पे रुक रहे हो तो यू आर बोर्डर, अगर आप वहां हॉस्टल ले रखा है आपने उस टाइम पे तो यू आर अ बोर्डर, और नहीं तो आप क्या हो, डे स्कॉलर हो। क्लियर टू एवरीवन? अब देखो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इफ एनी, अब 10th क्लास में अगर तुम्हारी कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, तो ये नहीं कि 10th क्लास में पहली बार मैंने एक लड़की को प्रपोज या लड़के को प्रपोज किया, तो दैट इज नॉट योर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। दे आर टॉकिंग अबाउट आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन योर academics. Clear to everyone? In terms of academics, what you were having? तो in terms of academics मान के चलो तुम क्लास 10th में टॉपर थे, जैसे मैं टॉपर था क्लास 10th में, तो मैं क्या लिखूंगा, क्लास टॉपर। गॉट इट? अगर मान के चलो मेरे को कोई स्कॉलरशिप मिली, तो आई विल बी राइटिंग स्कॉलरशिप, उस चीज को क्या मेंशन कर दूंगा, आई विल बी मेंशनिंग द स्कॉलरशिप होल्डर दिस स्कॉलरशिप। गॉट इट? अगर मान के चलो मैं टॉप 5 में आया, नहीं बिल्कुल नहीं, स्पोर्ट्स अचीवमेंट आपको यहाँ पे नहीं लिखनी, याद रखना, इसमें सिर्फ अकेडमिक्स के रिलेटेड, गॉट इट, अकेडमिक्स के रिलेटेड लिखना है, ठीक है जी, गॉट टू नो, समझ गए जी सभी? एक शील्ड मिली, तो 10th में देख 92 पॉइंट, ठीक है ना, हाँ बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड लिख सकते हो। अगर मान के चलो, ठीक है ना, अब मान के चलो यहाँ पे अगर तुम्हारा है आउटस्टैंडिंग में टॉप 5 में आए हो, लिख दो इन टॉप 5, ठीक है ना, टॉप 5, टॉप 10 में थे। अब ये ना हो क्लास में बच्चे 12 हो और वहां पे लिख रहे हो टॉप 10, गॉट इट? तो वो फिर वहां पे अच्छे से बिठा के पूछेगा, बेटा कैसे टॉप 5, नंबर तुम्हारे आ रहे हैं 65% और तुम टॉप 10 में कैसे आ गए? सर बच्चे ही 11 थे इसीलिए मैं टॉप 10 में हूँ, गॉट इट? तो वो नहीं होता है। व्हाट अबाउट कोविड बैच स्टूडेंट कैन बी मैन, यार जो सीधी सी बात है, वहां पे क्या कोविड बैच लिखोगे, तो ना ये तो बेवकूफी वाली बात है, क्यों लिखोगे वहां स्पेशल तुम कोविड बैच एंड ऑल, कोई लिखने का मतलब नहीं है, नहीं है भाई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, छोड़ दो, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आए होंगे ना, कुछ तो आया होगा ना, लेट अस बी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि वहां पे मेंशन करना ही करना है। ओके, सेम गोज विद ग्रेजुएशन एंड, अब देखो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी को गोल्ड मेडल मिला, एमएससी फिजिक्स की किसी ने, उसको गोल्ड मेडल लिख दो, गोल्ड मेडल, ठीक है, गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट, जो भी है। क्लियर टू एवरीवन? इतनी बातें क्लियर है सभी को? ओके देन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ जी, एज असली वाली बतानी है, नकली वाली नहीं, आई बात समझ? एज असली वाली बतानी है, छुपाने वाली नहीं, ध्यान रखना, असली वाली एज बता दोगे कितने साल और कितने महीने, ठीक है? जैसे मैं 22 साल 11 महीने का हूं, तो मैं क्या लिखूंगा वहां पे, 22 ईयर्स एंड 11 मंथ, ठीक है जी? 4 साल बाद मेरी उम्र हो जाएगी 18 साल 11 महीने, ठीक है, तब मैं एनडीए ज्वाइन करने जाऊंगा, गॉट इट? मेरी उम्र घट रही है, बढ़ नहीं रही है, घट रही है अब। ओके, ऊंचाई इन मीटर, मीटर में लिखना है ना, ठीक है ना, ओके, मीटर में लिखना है। ओए भारत को बांटने का काम मत कर, नॉर्थ साउथ मत कर, तो लड़ाई करवाएगा यहाँ पे, आजा इधर जगह पे, नॉर्थ और साउथ कर रहा है। हाइट इन मीटर, हाइट इन मीटर क्या होगा जी? हाइट इन मीटर होगा, जैसे मान के चलो मेरी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है, तो क्या लिखूंगा 1.5 मीटर, 1.50, ठीक है जी? इफ एज इन सर्टिफिकेट इज डिफरेंट, तो भाई जो सर्टिफिकेट में लिखोगे वो वाले लिखोगे वहां, गॉट इट?
ये तो यार ये पूछने वाली बात थोड़ा ना, ये तो ऐसे फिर तो हो गया, तो फिर पता चला इंडिया वर्ल्ड कप भी खेल लिया, कभी नहीं खेल पाएगा फिर इंडिया वर्ल्ड कप। चलो आगे देखते हैं, वेट इन किलोग्राम, जो भी आपका केजी में वेट है अप्रोक्सीमेट वेट लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट ऑक्यूपेशन एंड पर्सनल मंथली इनकम। अगर आप मान के चलो प्रेजेंट ऑक्यूपेशन आपकी क्या है, ठीक है, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन मतलब आप स्टूडेंट हो, आप कंटेंट राइटर हो, वेदर यू आर ट्यूशन टीचर, ठीक है ना, होम ट्यूटर हो, या फिर आप मान के चलो कोई भी काम कर रहे हो, जैसे मान के चलो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर हो, SDE एट Amazon लिख दिया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, गॉट इट। नेक्स्ट आगे मान के लो आप सर्विस पर्सन, कुछ भी हो, ठीक है। अरे एज ऐसे नहीं है 1 जुलाई से काउंट नहीं है, ऐसा नहीं होता है, जो रियल एज है तुम्हारी उस टाइम पे वो लिखो, ऐसा इसमें नोटिफिकेशन वाला नहीं है कुछ कि 1 जुलाई से या कुछ करना है, जो भी है तुम्हारा कुछ यार जो ऑक्यूपेशन है ना तुम वो लिख दोगे, ठीक है ना, सर्विंग एंड ऑल जो भी है, नहीं है नल्ले हो लिख दो सिंपल स्टूडेंट है, क्लियर, पढ़ रहे हो तैयारी कर रहे हो स्टूडेंट है, गॉट इट। पास्ट में अगर तुम्हारा कुछ रहा है तो वो लिख दो, तुम अगर पास्ट में कुछ करते थे क्या, ठीक है, दैट यू कैन राइट। और साथ में क्या लिखना है, इनकम भी लिखना है, तो ब्रैकेट में अपनी इनकम भी लिखोगे, ठीक है। इफ यू आर गिविंग होम ट्यूशंस, इफ यू आर गिविंग ऑनलाइन ट्यूशंस, यू कैन राइट ऑनलाइन ट्यूटर, ब्रैकेट में 10,000 रुपए कमा रहे हो तो ब्रैकेट में लिख दो 10,000। लोग क्या करते हैं, लोग ना नहीं भी कुछ करते रहते हैं तो भी लिख देते हैं, क्या दिखाने के लिए कि भाई हमें नल्ला करार दे के वो भगान दे, ये ना कहते हैं कि भाई तूने तो कुछ किया ही नहीं, तू तो माँ बाप के पैसे पे पल रहा है, तू कुछ नहीं करता, ठीक है। तो कई लोग ऐसा करते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर भाई आप उस चीज को पोर्ट्रे कर सकते हो तो ठीक है, नहीं ठीक है ना, तो लिखना, फिर उसमें पूछने वाली क्या बात है, ट्यूशन पढ़ाया था अक्टूबर से लेके तो इतने तक लिख दे, पास्ट में लिख दे, अभी मत लिखना, पास्ट वाला लिख दे। पूछेगा बस तेरे से कि भाई अभी पहले पढ़ाता था अब क्यों नहीं पढ़ा रहा, गॉट इट। आगे मैं क्वेश्चन पे आऊंगा, भी चिंता मत करो, पहले भरना सीख लो। नेक्स्ट देखो एनसीसी, यस तो यस, नो तो नो। नेक्स्ट वन, अगर है तो कितने साल का, कई का 2 साल का होता है, कईयों का 5 साल का भी होता है, कईयों का 3 साल का भी, किसी ने जूनियर और सीनियर किया होगा तो अलग होगा उसका, है ना, किसी का सीनियर वाला होगा उसका अलग होगा, गॉट इट। तो वट एवर ड्यूरेशन यू हैव, ठीक है, गेट द थिंग्स देयर, आप वो लिख दोगे। कितने साल की ट्रेनिंग ली, कितने महीने की ट्रेनिंग ली वो लिख दो। विंग कौन सा था, एयर था विंग, आर्मी विंग था या फिर नेवल विंग था वो लिख दोगे। डिवीजन कौन सा था आपका, उसके अलावा आपको सर्टिफिकेट कौन सा मिला, सी सर्टिफिकेट मिला, बी सर्टिफिकेट मिला, क्या मिला, ठीक है ना। यहाँ पे भी मेंशन नहीं करने, अब मैं बताता हूँ कौन से में कहाँ पे मेंशन करने हैं। अब देखो नेक्स्ट जो होता है वो क्या होता है आपका, पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अब पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स अगर आपकी बारी आ गई करने की फिल, तो यहाँ पे कैसे करना है चेक करना। सबसे पहले गेम का नाम, अगर मान के चलो मैंने खेली है गेम जिसका नाम है क्रिकेट, मैंने लिखा मान के चलो क्रिकेट, ठीक है जी, ये क्रिकेट हो गई मेरी गेम, ओके। पार्टिसिपेशन, पीरियड ऑफ ड्यूरेशन, कौन से साल से लेके कौन से साल तक, अगर मान के चलो मैंने 2014, मैंने 12 लिख देता हूँ, चलो 2012 से मैंने खेली है 2019 तक, 2019 तक लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, अगर एक ही स्पोर्ट्स को मैंने कंटिन्यू किया है, इफ आई हैव कंटिन्यूड ओनली वन स्पोर्ट, तो ऐसा होगा ना कि मैं टिल डेट लिख दो, अगर कोई अभी भी खेल रहा है तो टिल डेट लिख दोगे। लेकिन अब इसमें मैं समझाता हूँ क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान के चलो जब मैंने 2012 से 2014 के बीच में खेला, तो उस टाइम पे मैंने क्या जीता, नेशनल्स में मैंने पार्टिसिपेट किया, नेशनल में मेरे को मान के चलो विनर हुआ मैं, मेरी टीम ने जीता उस खिताब को, तो वहां पे आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट में क्या आ जाएगा, विनर ऑफ अंडर 14 स्टेट। अगर मान के चलो 2016 से लेके 2018 के बीच में मैंने खेला हो दोबारा कॉलेज में जाके, तो वहां पे मैंने यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में अगर मैंने पार्टिसिपेट किया, तो व्हाट आई विल बी राइटिंग, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पार्टिसिपेशन। क्लियर टू एवरीवन, आई बात समझ। तो अगर मान के चलो तुम्हारी उसकी अचीवमेंट जो है वो अलग अलग स्टेज की हैं, स्कूल की अलग अचीवमेंट है, कॉलेज की अलग अचीवमेंट है, तो यू कैन ब्रेक इट, समझ गए, गेम सेम रहेगा लेकिन यू कैन ब्रेक द ईयर। क्लियर टू एवरीवन। और किसी ने अगर नहीं किया है, अगर मान के चलो इफ यू हैवंट पार्टिसिपेटेड, तो प्रॉब्लम जैसा कुछ नहीं होता, अगेन क्वेश्चन बनेगा, मैं बताऊंगा क्वेश्चन क्या पूछते हैं, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है।
चलो आप कौन से लेवल पे थे, स्कूल कॉलेज। अब किस कईयों का होता है, मान के चलो कॉलेज स्कूल में पार्टिसिपेट नहीं किया, किसी लेवल पे पार्टिसिपेट नहीं किया, बट दे हैव पार्टिसिपेटेड एट कैजुअल लेवल। तो आप वहां पे क्या लिख सकते हो, जो रिप्रेजेंटेशन वाला है ना कॉलम, ये वाला, इसमें आप लिख सकते हो कैजुअल प्लेयर। क्या लिख दोगे जी यहां पे, यू कैन राइट हियर कैजुअल प्लेयर। यहां पे क्या लिख दोगे, मान के चलो कैजुअल प्लेयर। आई बात समझ, गॉट इट, टेल मी फास्ट एवरीवन, इतनी बात समझ आ गई। किसी चीज को, कोई भी आपने स्पोर्ट्स खेला है तो आप उसको राइट डाउन कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट आओ जी, हॉबीज एंड इंटरेस्ट। हॉबीज एंड इंटरेस्ट, हॉबी और इंटरेस्ट में फर्क बता देता हूं क्या है। हॉबीज एंड इंटरेस्ट में फर्क क्या होता है वो बता देता हूं। हॉबी वो चीज है वेन एवर यू आर गेटिंग फ्री टाइम, दैट इज पर्टिकुलर थिंग जो आप करते ही करते हो। हॉबी इज जब भी आपको फ्री टाइम मिला ना तो आप वो करोगे ही करोगे, वो आपकी पहली पसंद है, दैट इज कॉल्ड हॉबी। लेकिन जो इंटरेस्ट है दैट इज मेरे है, वो विश लिस्ट में है, हो सकता है मैं 2 महीने में एक बार करूं, मैं 3 महीने में एक बार करूं, मुझे वो करना पसंद है, लेकिन मैं उसको पर्टिकुलर फॉलो नहीं कर रहा रूटीन में, ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड योर इंटरेस्ट। आई बात समझ। मैंने क्या लिखा भाई, साफ साफ बोल तो दिया तुम्हें कि अगर तुमने नहीं प्रोफेशनली खेला तो सिंपली जो स्पोर्ट्स तुमने खेली है वो लिखो, कब से कब तक, कब से खेलना शुरू किया, कब तक खेल रहे हो वो लिखो, और कैजुअल प्लेयर लिखो, बात खत्म। कैजुअल प्लेयर का क्या मतलब हुआ, जब मन किया खेल लिए, जब नहीं मन किया बैठ गए घर में। गॉट इट। हॉबी का प्रोडक्टिविटी, हॉबी का प्रोडक्टिविटी से कोई संबंध ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरी हॉबी ताश खेलना हो गई तो उसमें क्या प्रोडक्टिविटी ढूंढूंगा मैं। गॉट इट। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी हॉबी वो कैसे बनी क्या नहीं मैं बताऊंगा अभी, क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है वो। क्लियर। अगला जो 15 मिनट होगा ना इसको बताने के बाद, वो मैं आपको यही बताऊंगा कि क्वेश्चंस क्या क्या प्रिपेयर करने हैं आपको, ठीक है, पर्टिकुलर चीजों से लेकर। नेक्स्ट वन आ जाओ जी, पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो अब देखो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन क्या क्या हो सकता है। जैसे देखो इसमें जो कह रहे हो ना एक्स्ट्रा करिकुलर, इसमें अगर मान के चलो कोई आपने एनसीसी का कैंप लगाया है, ठीक है ना, इफ यू हैव बीन टू कोई एनसीसी के अच्छे वाले कैंप में गए हो, आरडीसी कैंप लगाया है ना, वो चीजें करी, उसमें आपका क्या रोल था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने कोई फेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज किया है, यू हैव ऑर्गेनाइज सम फेस्ट, आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के, रंगोली कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, फलाना ढिमका जो भी है, किसी एनजीओ के लिए आपने वर्क किया कुछ भी, तो आप वहां पे लिख दोगे। आई बात समझ। क्लियर टू एवरीवन। मींस अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक्स व्हाटएवर यू हैव डन ना, दैट यू कैन राइट देयर। क्लियर भाई, मैंने क्या बोला, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स एंड स्पोर्ट्स, कुछ भी चीज है वो तुम डाल दो उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर में, ठीक है जी, चाहे वो डिबेट है, क्विज है, स्पीच है, कुछ भी है, राइट इट डाउन। क्लियर। भाग लेने की अवधि, पार्टिसिपेशन कब पार्टिसिपेट किया, कब पार्टिसिपेट किया, तो ईयर लिख दोगे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग उसमें क्या, कुछ ना हो तो लिख देना, मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, क्या लिखोगे और, ठीक है। या फिर लिख देना वहां पे, लिखा है क्या नसीबों में मोहब्बत के खुदाओं ने, जो दिल हद से गुजर जाए किसी की वो कहां माने, ठीक है। गॉट इट। और जब बाद में साहब जी पूछे तुमसे आइयो क्यों नहीं खेले, तो उनको कह देना हमें पूछो क्या होता है बिना सर्टिफिकेट के खेले जाना, ठीक है। तो वो उधर से भैया क्या बोलेंगे आइयो, वो कहेंगे बहुत आए गए एस्पिरेंट, अगली बार तुम मत आना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वन इज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। कोई भी अगर आपकी है, मान के चलो उसमें आपको बेस्ट, अगर आपने एक फेस्ट ऑर्गेनाइज किया उसमें आपको बेस्ट एंकर का अवार्ड मिला, ठीक है ना, एंकरिंग अवार्ड मिला, कुछ वैसी चीजें, फर्स्ट प्राइज मिला, सेकंड प्राइज को सर्टिफिकेट वगैरह मिला, तो दैट यू कैन मेंशन। क्लियर टू एवरीवन। आई बात समझ। नेक्स्ट वन देखो, अब है कि आपने जो भी चीजें करी हैं, लाइक देखो आपने नेशनल कैडेट कोर, स्काउटिंग,
आप गेम में या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर में जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, जैसे मान के चलो आप एनसीसी में थे सीनियर अंडर ऑफिसर, ठीक है जी, आप एनसीसी में क्या थे, सीनियर अंडर ऑफिसर, तो आप लिखोगे सीनियर अंडर ऑफिसर, ठीक है जी, यू वर सीनियर अंडर ऑफिसर इन एनसीसी। उसके अलावा मान के चलो आप अगर क्रिकेट के टीम के कैप्टन थे, कैप्टन लिख दोगे, क्या लिख दोगे वहां पे, कैप्टन लिख दोगे, ठीक है जी। मान के चलो आप किसी में आपकी कॉलेज की सोसाइटी थी, उसके आप कैशियर थे, तो आपने क्या लिख दिया जी, कैशियर। आई बात समझ, इसी ऑर्डर में आपने लिख देना है। गॉट टू नो एवरीवन? कुछ भी भैया जो भी थे ना, आप जो भी लिख दो। अगर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो ऑब्वियसली हाँ स्कूल प्रेसिडेंट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो भी आपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी चीज में निभा रखी है ना, कोई भी आपने एक्टिविटी एंड ऑल में आप लिख दोगे, स्पोर्ट्स वगैरह किसी में। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में तो आपके फिर स्पोर्ट्स वाला तो आएगा नहीं ना, तब आप स्पोर्ट्स वाला नहीं लिख सकते। अब मान के चलो बैडमिंटन खेलते तो बैडमिंटन में कैप्टन थोड़ा हो गया। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट वन इज, अब आता है आपका सबसे मेन, दैट इज नेचर ऑफ कमीशन। नेचर ऑफ कमीशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन दैट इज नोन एज एसएससी, और एक होता है आपका परमानेंट कमीशन दैट इज नोन एज पीसी। एसएससी जो होती है दैट इज 10 से 14 साल की, कई बार परमानेंट भी हो जाती है वो बाद में, और पीसी जो होती है वो जब तक 60 साल 62 साल जब तक आपका मन है करने का तब तक, ठीक है। कई बार लोग प्री मैच्योर रिटायरमेंट भी लेते, ठीक है ना। गॉट इट एवरीवन? तो यहाँ पे आप पीसी और एसएससी दो ही चीजें आप देख लेना, आपका पीसी एसएससी क्या है, दोनों है। अगर दोनों के लिए एलिजिबल हो तो पीसी प्लस एसएससी दोनों लिख दोगे, ठीक है जी। कई बार होता है ना, कोई कोर्स आपका पीसी वाला होता है, कोई कोर्स आपका होता है एसएससी वाला, तो पीसी और स्लैश एसएससी दोनों लिख दोगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है चॉइस ऑफ सर्विस। अब चॉइस ऑफ सर्विस का मीनिंग होता है आप इंडियन आर्मी को चूज कर रहे हो, इंडियन नेवी को चूज कर रहे हो, या फिर इंडियन एयरफोर्स को। क्लियर? तो जो भी आपकी सर्विस है उस चीज को आपने लिखना है, ठीक है ना। आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स, किसकी एसएसबी बेसिकली देने आप जा रहे हो वो वाला पार्ट लिखोगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मींस whichever SSB you are going for that you have to write there। आर्मी की एसएसबी है, एयरफोर्स की है, नेवी की है। नेक्स्ट पार्ट है 14th वाला कि नंबर ऑफ चांसेस अवेल्ड फॉर कमीशन इन ऑल थ्री सर्विसेज, कि ऑल थ्री सर्विसेज में आपने कितने कमीशनिंग के चांसेस ले रखे, मतलब आप कितनी बार हाजिरी लगाने एसएसबी गए हो, आप हाजिरी लगाने कितनी बार गए, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव अपीयर्ड इन एसएसबी। अगर आप एक बार गए हो, 2 बार गए हो, रिजल्ट मैटर नहीं करता, आप कॉन्फ्रेंस आउट हुए, स्क्रीन आउट हुए, रिकमेंड हुए, मेरिट आउट हुए, ठीक है, मेडिकल आउट हुए, दैट डजंट मैटर, कितनी बार बेसिकली आप एसएसबी गए हो वो आपको लिखना है। क्लियर टू एवरीवन? और याद रखना यहाँ पे हम ना कोस्ट गार्ड वाली एसएसबी को काउंट नहीं करते। कुछ लोग क्या करते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड वाली एसएसबी के नंबर भी लिख देते हैं, वहां पर वो नहीं लिखना होता है। हमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी याद रखना, लिखा है ना साफ साफ, तीनों सेवाओं, मतलब इन ऑल थ्री सर्विसेज। तो इन ऑल थ्री सर्विसेज का मतलब क्या हुआ, प्रेशर है तो 0 लिखोगे, जो कभी गया ही नहीं वो क्या लिखेगा, 0 लिखेगा, आपने एक भी चांस अभी अवेल नहीं किया है। क्लियर? चलो अब आगे, मान के चलो जिन लोगों ने एसएसबी वगैरह दे रखी है उन लोगों के लिए कॉलम होता है लास्ट वाला, ठीक है जी। लास्ट वाला जो कॉलम होता है दैट इज फॉर दोज पीपल हु हैवंट बीन टू एनी एसएसबी, मतलब उन्होंने जो पहले एसएसबी देख रखी है उनके लिए। अब क्या है देखो, सीरियल नंबर 1 2 3, टाइप ऑफ एंट्री रिटर्न था एफकैट एंड ऑल, एफकैट सीडीएस जो भी है। एसएसबी कहाँ गए, जगह का नाम क्या था, प्लेस, डेट, चेस्ट नंबर एंड बैच। बैच नंबर याद है लिख दो, नहीं है तो छोड़ दो। क्लियर टू एवरीवन? अब देखो ये जो चीज होती है ना, ये बोर्ड टू बोर्ड डिपेंड करती है, ये चीज जो है बोर्ड टू बोर्ड डिपेंड करती है कि भाई वहां पे बोर्ड टू बोर्ड क्या चीजें होंगी। अब कई बोर्ड वाले क्या बोलेंगे तुम्हें कि द नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंसेज यू हैव फेस्ड यू हैव टू फिल दैट डिटेल ओनली, कि जितने कॉन्फ्रेंसेज आपने फेस करी है सिर्फ उनका डिटेल लिखो। कई बोर्ड में यू विल बी टोल्ड दैट राइट एवरीथिंग, कि जो जो एंट्री आपने शुरू से अभी तक की है वो लिख दो। कई लोग क्या बोलेंगे कि अगर आपकी एंट्री अगर 10 से ज्यादा है, अगर यू आर हैविंग ओनली 10 से ज्यादा एंट्री दे चुके हो, तो आपने क्या उसने क्या पूछना है, ठीक है, उसने क्या पूछना है, उसने पूछना है सिंपली आपसे
कि ऐसा करो जी, आप जितने आपके कॉन्फ्रेंसेस हैं वो लिख दो, स्क्रीन आउट छोड़ दो। क्लियर टू एवरीवन? यार एसएसपी नंबर याद नहीं, छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, नहीं याद है छोड़ दो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, प्लेस लिख दो ना बस। एसएसबी नंबर नहीं तो प्लेस लिख दो, सिंपल, भोपाल, बात खत्म है। क्लियर? इतना ज्यादा नहीं इसमें सोचना है कितना कौन सा बोर्ड था मेरा, क्या, वो नहीं देखते इतना। क्लियर टू एवरीवन? तो दैट ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला 15 नंबर पार्ट, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन देम कि वो तुमसे क्या करवाना चाहते हैं, वो किस वे में फिल करवाना चाहते हैं। कोई बोलेगा कि नहीं स्क्रीन आउट कॉन्फ्रेंस आउट सारे लिखो, कोई बोलेगा नहीं सिर्फ जो कॉन्फ्रेंसेज है वही लिखो, कोई बोलेगा भाई 10 तक जो भी आता है, अगर 10 से ज्यादा है तो पहले तुम कॉन्फ्रेंस लिखो उसके बाद स्क्रीन आउट लिखो। क्लियर? दैट इज टोटली अप टू देम, वो क्या किस वे में भरवा रहे हैं। ठीक है जी? अब बताओ, फिलिंग में सभी को समझ आ गया कैसे फिल करना होता है, क्या करना होता है? मेक श्योर प्रॉपर ब्लॉक लेटर में फिल करेंगे। किस में फिल करेंगे? ब्लॉक लेटर्स में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके जी, चलो ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पॉसिबल जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल क्वेश्चन? तो आ जाओ जी, पॉसिबल क्वेश्चंस पे आते हैं। आ जाओ, सबसे बिल्कुल स्टार्टिंग में आपने पहला लाइन क्या लिखा है बताओ? 1 AFSB देहरादून। मान के चलो मैं बठिंडा से देहरादून गया हूंगा कि नहीं गया हूंगा? यस और नो? जहां पे मेरी प्रेजेंट रेजिडेंस है, वेर एवर इज माई प्रेजेंट रेजिडेंस, प्रेजेंट रेजिडेंस से मैं जहां पे भी एसएसबी देने जा रहा हूं, तो मुझे एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हाउ आई हैव ट्रेवल्ड। भाई बस से गया हूं, अच्छा ठीक है, बस से कितने किलोमीटर पड़ता है, कितने घंटे में पहुंचे, मुझे जरा बताओ तुम्हारी स्पीड कितनी हुई। ओके, टेल मी योर स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। जरूरी थोड़ा ना किलोमीटर पर आवर में पूछेगा, ये भी तो पूछ सकता है मीटर पर सेकेंड। तो जनरल कैलकुलेशन यू शुड नो। ओके, दे कैन आस्क यू दैट टेल मी दैट हाउ मेनी रिवर्स यू हैव क्रॉस्ड, कितनी रिवर्स को क्रॉस करके, मेजर मेजर कौन कौन सी रिवर को क्रॉस करके आए हो आप, गॉट इट? कौन कौन सी मेजर सिटीज को क्रॉस करके आए हो। ये दिस इज जस्ट टू चेक दैट यू आर रियली ऑब्जर्वेंट। आप क्या हो? रियली एक ऑब्जर्वेंट हो। ये नहीं कि मतलब यू आर गोइंग एनीवेयर, यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ आइडिया दैट कौन से रास्ते से ले गया, कहां से ले गया, कहां से नहीं। क्लियर? तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन यू शुड नो। इन केस ट्रेन से गए तो आपसे पूछ सकता है कि टेल मी दैट हाउ मेनी स्टेशंस यू हैव क्रॉस्ड, टेल मी द ट्रेन नंबर एंड योर बर्थ नंबर। आधे से ज्यादा लोगों को अपना ट्रेन नंबर ही नहीं पता होता, गॉट इट? और वहीं पे आपको लपक लेता है, वो कह रहे ये तो जाली आदमी। आई बात समझ? द वेरी फर्स्ट थिंग इज सेल्फ अवेयरनेस, कि आप अपने से अवेयरनेस आपको है कि नहीं है। ठीक है जी? So basically you should know the basic things, कहां से कहां तक आए हो, कितने स्टेट क्रॉस किए हैं तुमने, ठीक है, कितनी सिटीज क्रॉस करके आए हो। आई बात समझ? कितने स्टेशन क्रॉस करके आए हो, बड़े बड़े स्टेशन के नाम बता दो, रिवर्स के नाम बता दो। ये जनरल क्वेश्चन दे कैन आस्क फ्रॉम। और कई बार पूछ लेते हैं, अच्छा बताओ तुम्हारे प्लेस से जहां से तुम आए हो वहां से जो यहाँ पे आए हो वो कितना कैसे डिफरेंट है, हाउ इट इज डिफरेंट। जैसे मान के चलो मैं लुधियाना से गया देहरादून, तो देहरादून में मेरे से कॉन्फ्रेंस में पूछ लिया उन्होंने, क्योंकि टेल मी दैट यू आर फ्रॉम लुधियाना, देन हाउ लुधियाना इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट देहरादून। मैंने बोला कि लुधियाना ह्यूमिड है, यहाँ पे ठीक है, ठंडा मौसम है। ओके, सो व्हाट अबाउट द फूड एंड अकोमोडेशन ऑल इज गुड, एनी सजेशन। तो कहने का मतलब क्या है, दे कैन टेल यू टू कंपेयर, भाई इन दोनों चीजों को कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो, ऐसा करो। क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट चीज आ जाओ जी, सबसे बड़ा जो आंसर होता है वो तुम्हारा क्या होता है। अब देखो कई बार क्या होता है, कई बार हम लोग सेंटर अपने मर्जी से सेलेक्ट करते हैं। एयरफोर्स के एसएसबी में जनरली एफकैट में क्या करते हैं, हम अपनी मर्जी से सेंटर सेलेक्ट करते हैं। तो अपनी मर्जी से अगर आप सेंटर सेलेक्ट कर रहे हो ना, तो दे विल आस्क यू कि यही सेंटर क्यों चूज किया तुमने, देहरादून ही चूज क्यों किया भाई, वाराणसी चूज क्यों किया, दूसरा सेंटर क्यों नहीं किया। तुम मान के चलो हो तुम पंजाब के, सेंटर तुम्हारा सबसे नजदीक पड़ेगा देहरादून, लेकिन तुम चूज गुवाहाटी कर रहे हो, ठीक है ना, तुम चूज क्या कर रहे हो, यू आर चूजिंग गुवाहाटी। पूछेगा ना पागल कुत्ते ने काटा तो 2000 किलोमीटर तुम आ गए। आई बात समझ? दे आर गोइंग टू आस्क, तो आपको एक स्पेसिफिक रीजन बताना पड़ेगा कि व्हाई यू हैव चूजन दैट सेंटर। तुम्हारे घर में खुद देहरादून में तुम्हारे एसएसबी है, और वो देहरादून वाला बच्चा अगर वाराणसी जाएगा तो पूछेगा ही ना, बेटा वाराणसी क्या करने आए हो, ज्यादा पागल कुत्ता ने, हल्के हुए कुत्ते ने काट लिया था जो भाग रहे तुम ऐसे ही। अगेन यू शुड नो कि भाई क्या रीजन है, किस रीजन की वजह से यू आर गोइंग टू सम स्पेसिफिक प्लेस।
अगर मान के चलो यही है, ठीक है, घूमने आए हैं, बोल दो कि ठीक है जी वो नजदीक है जगह, मेरे को लगा कि नहीं चलो दूसरी जगह चलते हैं, इसी बहाने एक्सपोजर मिलेगा, जायज रीजन है। मैं अगेन क्या कह रहा हूं, नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग। इफ यू आर हैविंग अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर एनीथिंग दैट इज राइट, अगर नहीं है तो तुम्हारी सही चीज भी गलत साबित कर देगा वो। क्लियर टू एवरीवन? मेक श्योर वट एवर यू आर गोइंग टू डू यू मस्ट बी हैविंग अ क्लैरिटी ऑफ दैट। इंटरव्यू में 3 चीजें काम आएंगी, दैट इज क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड कामनेस। क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड कामनेस। क्लैरिटी होगी, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंटली आंसर करोगे, और अगर आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर रहे हो तो जनरल सी बात है काम ही रहोगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्या पूछ रहा है क्या नहीं। क्लियर? तो यू हैव टू वर्क ऑन 3 C's, क्लैरिटी, कामनेस एंड कॉन्फिडेंस, दैट्स इट। अब आगे की बात करते हैं। अगर आपका नाम मान के चलो हितांशी है तो आपसे पूछेगा, सो हितांशी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम एंड हाउ यू रिजेंबल विद इट। अपना नाम और अपने नाम का मीनिंग तुम्हें पता होना चाहिए, और अगर नाम का मीनिंग पता है तो भैया तुम कैसे रिजेंबल करते हो ये बताओ। तुम बोलोगे जो भी चीज उसके बारे में तुम्हें क्रॉस क्वेश्चनिंग को तैयार कर लेना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट पार्ट तुम्हें दे रखा है, मान के चलो पूछ सकता है वो किसने तुम्हें नाम दिया, क्या तुम्हें अपने नाम से खुशी है या तुम दुख में हो कि तुम्हें ये नाम ही क्यों दिया घर वालों ने, कोई अच्छा नाम दे देते, राइट? ठीक है, आस्क यू जनरल क्वेश्चंस। आगे बात आ गई जी मम्मी पापा की, ऐसा कुछ मम्मी पापा के नाम के बारे में कुछ नहीं पूछता, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लेस। तुम्हें रशिया के बारे नहीं पता, तुम्हें यूक्रेन के बारे नहीं पता, वेदर यू आर नॉट अवेयर ऑफ पाकिस्तान और चाइना, फर्क नहीं पड़ेगा, but if you are not aware about your particular city where you are residing, where you have given 10 years of your life, that time there will be a biggest question mark on you. Clear to everyone? So make sure whenever you are going for SSB, prepare the things about your particular place where you are residing, about your permanent residence, about your current residence. You have to make sure आपको एक अच्छी खासी क्लैरिटी हो, क्या क्या चीजों की क्लैरिटी होनी जरूरी है। वो आपसे 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर प्लेस। क्या पूछेगा वो? टेल मी समथिंग अबाउट योर प्लेस, ठीक है। कई बार वो बोलेगा टेल मी 5 थिंग्स स्पेशल अबाउट योर प्लेस, 5 फेमस थिंग्स अबाउट योर प्लेस। और कई बार वो पूछेगा टेल मी द 5 थिंग्स दैट यू लाइक अबाउट योर प्लेस एंड टेल मी द 5 थिंग्स दैट यू डोंट लाइक अबाउट योर प्लेस। क्लियर टू एवरीवन? अब देखो इन दोनों क्वेश्चन में जमीन आसमान का फर्क है। कौन से दोनों क्वेश्चन में जमीन आसमान का फर्क है? जो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, दैट इज टेल मी समथिंग अबाउट योर प्लेस, और टेल मी द थिंग्स दैट यू लाइक अबाउट योर प्लेस। अब मुझे बताओ, आगरा में ताजमहल है, आगरा में क्या है? ताजमहल है। तो जब किसी आगरा के बच्चे से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा टेल मी 5 फेमस थिंग्स अबाउट योर प्लेस या फिर टेल मी समथिंग अबाउट योर प्लेस, तब वो क्या बोलेगा? आगरा का जिक्र कर लेगा। आगरा का जिक्र क्या करेगा? ताजमहल का जिक्र करेगा। He or she will be telling about that, sir. If I will be talking about one of the wonders of world, that is Taj Mahal is also present in our city also. That is a center of attraction for many of the tourists. Clear? लेकिन अगर बात आएगी कि what do you like about, tell me the 5 things that you like about Agra. आगरा में ताजमहल है तो उससे उसका क्या रोजी रोटी तो नहीं चल रही उसकी, तो वो बोल देगा आई लाइक ताजमहल। समझ रहे हो? व्हाट आर द थिंग्स दैट यू लाइक इन योर सिटी का मतलब क्या है कि वहां पे एग्जैक्टली उन एरियाज को पॉइंट आउट करना है तुमने, द एरियाज यू लाइक इन योर सिटी। जैसे सर इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट माई सिटी आगरा, इट इज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट, a lot of tourists come, and just because of that there is a kind of cultural diversity over our place. We got to know about a lot of cultural things from different people who are coming from different region of the world. अब बताओ ये एक satisfactory आंसर है कि नहीं है? Is it a satisfactory आंसर? कि मेरा जो अगर शहर है आगरा, उसमें अगर मैं कोई चीज पसंद कर रहा हूं तो ये चीज है कि भाई कल्चरल डाइवर्सिटी प्रोवाइड कर रहा है वो शहर मुझे। कैसे? तरह तरह के लोग आते हैं अलग अलग जगह से, इस वजह से। सेकेंड चीज, sir, if I will be talking about the people here, they are having a lot of job opportunities. As it is a tourism hub, so of course a lot of people are involved into those kind of activities.
So I feel that as compared to other districts, it is having a good ratio of people who are employed. बोलो क्या एक satisfactory आंसर है ये? जल्दी हाँ या ना? Is it a satisfactory answer? कि मुझे Yes. क्या पसंद है उस प्लेस को लेके मेरे को अब देखो बात अगेन what I don't like में sir if I will be talking about few areas of the city they are way much crowded and a lot of traffic jam is there so I think that should be improved. So the second thing if I will be talking about a lot of garbage is also there. अब देखो क्या मैं बता रहा हूँ एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट बता रहा हूँ उस प्लेस के लेके कि नहीं बताओ जल्दी यस और नो तो ये चीजें तभी बता पाओगे दीज थिंग्स यू वुड एबल टू टेल ओनली व्हेन जब आप लोग क्या कर पाओगे उस चीज पे रिसर्च करोगे अपने शहर के बारे में सोचना स्टार्ट करोगे यार क्या हो सकता है क्या नहीं व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी दैट आई कैन फील दैट माय सिटी इज लैगिंग व्हाट वुड बी द पॉसिबिलिटी दैट यस माय सिटी इज वेरी गुड इन जब तक आप ये चीजों को नहीं इंप्रूव करोगे अपने ऊपर वर्क करके सोच के इंट्रोस्पेक्ट करके तब तक नहीं पता चलेगा गॉट इट तो रिसर्च आपको थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस के लिए करनी पड़ेगी नेक्स्ट थिंग इज जब बोल देता है आपको टेल मी 5 थिंग्स अबाउट या टेल मी समथिंग अबाउट योर सिटी तो समथिंग में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो समथिंग में यू कैन इंक्लूड सम हिस्टोरिक फैक्ट आपकी सिटी को जैसे मान के चलो इफ आई विल टॉकिंग अबाउट लुधियाना तो लुधियाना इज द गढ़ ऑफ लोधी डायनेस्टी मैं क्या कह सकता हूँ मैं कह सकता हूँ कि सर इट वाज सेंटर ऑफ लोधी डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी पूछ सकता है भाई कौन से लोधी ने बनाया सिकंदर लोधी था इब्राहिम लोधी था कौन था उस टाइम पे जब लुधियाना बना मुझे बताना पड़ेगा नेक्स्ट थिंग क्या बताना पड़ेगा अगर मैं बोलूंगा कि सर इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सिखिज्म इट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल many of the battles of Sikhism has been found like battle of Sarhind battle of this that आसपास है लोकेशन इसमें मैं बता सकता हूँ उसके अलावा a lot of gurudwaras are there और उनमें नाम also if you will be talking about the Kuka Andolan the Kuka movement और नामधारी movement that also started in Ludhiana only अभी मैंने क्या दे दिया एक हिस्टोरिकल इम्पैक्ट दे दिया सेकंड क्या होता है रिनोन पर्सनैलिटी अगर कोई है तो रिनोन पर्सनैलिटी वगैरह का नाम बता सकते हो उसके अलावा कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह कुछ वैसी चीजें जो हैं वो अगर प्रेजेंट हो उसका बता सकते हो आप किस चीज के लिए फेमस है जैसे अगर मान के लो लुधियाना इज फेमस फॉर होजरी इंडस्ट्री इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ द नॉर्थ मैं बोल सकता हूँ इट इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ द नॉर्थ इट इज फेमस फॉर होजरी इंडस्ट्री ठीक है उसके अलावा इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द साइकिल सो इन इंडिया नहीं एशिया में सबसे ज्यादा साइकिल्स बनती हैं ठीक है लुधियाना में क्लियर टू एवरीवन तो बेसिकली आई मस्ट बी हैविंग एन अवेयरनेस अबाउट माय प्लेस वेयर आई रिसाइड अगर इसकी अवेयरनेस नहीं है तुम्हें दुनिया की कितनी भी अवेयरनेस है ना आपको बिल्कुल भाव नहीं देगा क्लियर टू एवरीवन सो मेक श्योर अपने प्लेस को लेके अवेयरनेस इकट्ठा करनी है क्लियर टू ऑल ऑफ यू चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टेट अगेन जो भी है नॉर्मल चीजें हैं ये सब कुछ नहीं पूछने वाला वो आगे देखो जी आपसे ये पूछ सकता है कि अगर आपके अलग अलग जगहों पे रहे हो ना तो पूछ सकता है जैसे मान के चलो किसी ने मेरे से बोला था कि हमारे पापा की पोस्टिंग्स रही है अलग अलग जगह पे तो अगर पापा की पोस्टिंग्स अलग अलग जगह पे रही है ना तो आपसे पूछ सकता है जैसे मान के चलो कोई आर्मी वाला अगर मान के चलो बच्चा है ठीक है आर्मी बैकग्राउंड से उससे पूछ लेगा अच्छा बेटा आप पानागढ़ में भी रहे हो और आप बठिंडा कैंट में भी रहे हो मुझे बताओ पानागढ़ और बठिंडा कैंट में कंपेयर करके बताओ क्या अच्छा था पानागढ़ में क्या बठिंडा कैंट में खराब था गॉट इट यू मस्ट बी नोइंग दीज थिंग्स आपसे कंपैरिजन भी करा सकता है दो सिटीज का कि भाई इस सिटी और इस सिटी में कंपेयर करके बताओ क्या अच्छी चीजें हैं क्या बुरी चीजें हैं तो जनरली क्या मैटर करता है एक ऑब्जर्वेशन यू मस्ट बी हैविंग अबाउट दैट प्लेस वेयर यू हैव बीन टू ओके जी नेक्स्ट आ जाओ अब आता है सबसे बड़ा बात फैमिली के ऊपर ये वो पार्ट है जहां पे आधे से ज्यादा लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है फैमिली के बारे में जब पार्ट आता है ना आधे से ज्यादा लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है क्यों नहीं होती क्लैरिटी क्योंकि दे हैवंट थॉट ऑफ इट अब क्या क्या चीजें पूछ सकता है लिख लेना सबसे पहले पूछ लेगा आपसे क्या फादर मदर या जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके 2 क्वालिटीज और 2 वीक पॉइंट्स क्वालिटीज वीक पॉइंट्स और ये जनरली जो काम आता है ना ये किस में आता है CIQ में जिसको हम बेसिकली क्या कह देते हैं रैपिड फायर जब एक साथ आपसे 8 10 12 14 क्वेश्चन वो पूछ लेता है और कहता है आंसर करो गॉट इट तो जनरली एक CIQ जो होता है वो फैमिली के ऊपर आता है एक फ्रेंड्स के ऊपर आ सकता है एक आपका एक्स्ट्रा करिकुलर पे आता है
एक आपका हॉबीज एंड इंटरेस्ट पे आता है, एक जो होता है वो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आता है, और एक आता है जनरल मिसलेनियस होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या क्या पता होना चाहिए? यू मस्ट बी नोइंग फ्यू फैक्ट्स, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, मम्मी के पापा के, आप इंप्रूवमेंट के लिए क्या कर रहे हो, सबसे ज्यादा क्लोज कौन है, हु इज क्लोजेस्ट टू यू। उसके अलावा आप घर वालों के लिए क्या करते हो, घर वाले आपके लिए क्या करते हैं, क्या काम आप करते हो, क्या काम आपके सिबलिंग्स करते हैं घर में। उसके अलावा सिंगल गर्ल सिंगल बॉय हो तो क्या फायदे हैं सिंगल होने के, क्या फायदे हैं आपके, क्या नुकसान है सिंगल बॉय होने के या सिंगल गर्ल होने के घर में। ठीक है, छोटे हो अगर आप घर में तो क्या फायदे नुकसान है, बड़े अगर हो आप घर में तो क्या फायदे नुकसान है। दैट यू मस्ट नो, दैट बीइंग एल्डर और यंगर किड, which advantage and which disadvantage you are having, that you have to remember. Apart from that, what are the expectations that family members are carrying from you, what are the expectations that you are carrying from the family members, the percentage that you know about the family members, siblings and all, the percentage they know about you, what is the biggest help that you have provided to your family till date। तुम्हारे पापा जी की इनकम मान के चलो 50,000 है, लेकिन फिर भी तुम सरकारी स्कूल से पढ़े हो, कैसे? उन्होंने क्या पढ़ाना नहीं चाहा तुम्हें अच्छे स्कूल में? तुम्हारे पिताजी की इनकम 5,000 रुपए ही है, 10,000 रुपए ही है, लेकिन फिर भी तुम्हें सीबीएसई स्कूल में पढ़ाया। भाई कहाँ से आए पैसे इतने? गॉट इट? घर में तुम्हारी इनकम 20,000 रुपए है, तुम्हारे 3 भाई बहन है, स्टिल यू आर डूइंग इंजीनियरिंग फ्रॉम अ गुड कॉलेज, हाउ इट इज पॉसिबल? सारी चीजों की क्लैरिटी चाहिए उसे। गॉट इट? तो मेक श्योर जो भी लिखा है तुमने उसके ऊपर क्लैरिटी लाओगे। इसी तरह पापा मान के चलो 40,000 रुपए कमाते हैं, तो पापा के 40,000 रुपए कहाँ जा रहे हैं बताओ? कहाँ पे पापा तुम्हारे खर्च कर रहे हैं? कितना पैसा तुम्हें पॉकेट मनी के तौर पे मिलता है? अगर मिलता है, अगर नहीं मिलता तो क्यों नहीं मिलता? अगर मिलता है तो वेयर यू आर स्पेंडिंग इट, दैट यू शुड नो। दोस्तों के साथ कब बाहर घूमने जाते हो, कब लास्ट टाइम गए थे? दोस्तों की क्वालिटी वीकनेस, दोस्तों से तुम्हारे बारे पूछूं व्हाट दे आर गोइंग टू टेल मी, वो मुझे आपके बारे में क्या बताएंगे? दोस्तों से कैसे मिले, कब मिले? तुम्हारा भाई बचपन का दोस्त क्यों नहीं है कोई दोस्त आज भी? आज कॉलेज तुमने स्टार्ट किया, 1 साल में तुम्हारा वो बेस्ट फ्रेंड बन गया। व्हाट अबाउट अदर फ्रेंड्स हु वर देयर इन योर 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड और गरी का फ्रेंड? ठीक है, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम्हारे मेल ही दोस्त क्यों है भाई, फीमेल दोस्त क्यों नहीं है? तुम बीइंग अ मेल तुम्हारे दोनों दोस्त बेस्ट फ्रेंड फीमेल कैसे हैं? बीइंग अ फीमेल दो जस्ट तुम्हारे जो हैं वो सारे दोनों के दोनों अच्छे दोस्त मेल ही क्यों हैं? ये सारी चीजें। दोस्तों के साथ जाते हो भाई, कहाँ जाते हो? दारू पीते हो, कोक पीते हो, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो, दूसरी क्या पीते हो, सब पूछेगा वो। लास्ट टाइम गए थे दोस्तों के साथ तो कौन सा ब्रांड पिया था वो बताओ? पापा को पता है ब्रांड पीते हो कि नहीं? मम्मी को पता है ब्रांड पीते हो? सब पूछेगा। ठीक है, ये भी पूछेगा महिला मित्र है कि नहीं है, पुरुष मित्र है कि नहीं। महिला मित्र है तो भाई क्या करती है? शादी करोगे महिला मित्र से या बस टाइम पास करके भाग जाओगे? पुरुष मित्र है अगर तुम्हारा, क्या घर पे तुमने बता रखा है घर पे माहौल कैसा है कैसा नहीं है? कहाँ घूमने जाते हो, कहाँ नहीं जाते? घर पे क्या बोल के जाते हो? छुप के मिलते हो कि दिखा के मिलते हो लोगों को घर के? अगेन हर एक क्वेश्चन वो पूछेगा। इट इज अगेन अप टू यू कि किस चीज को आपने छुपाना है, किस चीज को आपने बताना है। जिस चीज में यू आर कंफर्टेबल शेयर इट, जिस चीज में यू फील दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल नॉट। गॉट इट एवरीवन? क्योंकि जब वो अपनी आई पे आ जाएगा भाई कुछ भी पूछेगा तुमसे उस चीज के रिलेटेड, ठीक है ना? तो मेक श्योर कितना यू आर कंफर्टेबल। अब कई लोग क्या करते हैं, महिला मित्र तो थी 5 साल पहले ब्रेकअप हो गया, पूछेगा क्यों हुआ, बताओ जी, बताते रहो चीजें। ठीक है, तो ऑफकोर्स द थिंग इज दैट कि तुम्हें जो चीज छुपानी है वो छुपा लो, जिसे तुम्हें बतानी है वो बता लो। ये वो चीजें होती हैं जहां पे तुम्हें जज नहीं किया जाता। ठीक है, तुम्हारा बंदा है तो भी नहीं जज करेंगे, तुम्हारी बंदी है तो भी नहीं जज करेंगे, नहीं है तो भी जज नहीं करेंगे। वो बोलेगा यस जेंटलमैन कंसीडर मी एज योर फ्रेंड ओनली, यू कैन टेल इवन एट योर एज आई वाज हैविंग 2 to 3 गर्लफ्रेंड्स। ट्रिक खेलने की कोशिश करेगा। वो बोलेगा अनीता यू आर वेरी गुड लुकिंग, यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, यू आर हैविंग गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, स्टिल यू आर नॉट हैविंग योर बॉयफ्रेंड, डोंट यू थिंक इट इज एन इनजस्टिस टू योर ब्यूटी? ऐसे ही बोलेगा। समझ गए? तो बेसिक सा मतलब क्या है कि वो किसी भी वे में तुम्हें क्या करेगा, फंसाने की, ट्रैप करने की कोशिश करेगा। आपको नहीं फंसना, ठीक है ना?
आई बात समझ? जैसे कहते हैं ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, वही है वो तुम्हें बुला रहा है अपने जाल में फंसाने के लिए कि आजा बेटा फंस जा, फिर तुम फंसोगे, फिर कांड करवा के आओगे। तो इफ यू फील कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें फंसो, कोई दिक्कत नहीं है, वजह से लो, एकदम चिल होके आओ। लगे तुम्हें लगता है भाई 36 क्वेश्चन में से पूछे जाएंगे, क्या ही फायदा बोलने का। अब तुम बोलोगे मेरा बंदा है एयरफोर्स में अफसर है, अच्छा यू आर अ गोल्ड डिगर, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग बट यू वांटेड एन ऑफिसर, ओके आई गॉट योर पॉइंट, ऐसे भी बोलेगा वो, समझ गए? तो अगेन किस तरह तुमने बचना है, क्या करना है, दैट यू शुड नो। अब एक बंदा है वो खुद नल्ला है, बंदी क्या करती है, सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर एट अमेज़न, अच्छा बंदी के पैसों पे ऐश कर रहे हो, लास्ट टाइम कब तुमने पैसा खर्च किया था बताओ? आई बात समझ? ऐसा भी होता है। तो मेक श्योर जो भी चीजें आप करना चाहते हो आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे को क्या बताना है, उसको क्या नहीं बताना है। क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट वन इज ग्रेजुएशन वगैरह में आपका क्या सब्जेक्ट है, स्कूल टाइम फेवरेट सब्जेक्ट क्या था, आपने अगर मान के चलो सब्जेक्ट वगैरह चेंज किया, अपना स्ट्रीम वगैरह चेंज किया है, तो भाई चेंज क्यों किया, ठीक है ना, आपने चेंज क्यों किया, और वो अगर आपके परसेंटेज अगर लो हो गए तो भाई परसेंटेज लो होने का क्या रीजन है, क्या नहीं, ठीक है। आपने 10+2 में पीसीएम किया, आगे इंजीनियरिंग क्यों नहीं किया आपने? नहीं, स्किप करने का ऐसा क्वेश्चन नहीं होता यार, तुम सिंपली कह दो ना, हाँ या ना में आंसर दो, स्किप करने वाला नहीं केस, मैं नहीं बताऊंगा, अगला पूछो, ऐसा थोड़ा होता है। इट इज नॉट लाइक दैट कि उसने पूछा कि भाई बंदी है तो क्या बोलोगे उसको, जनाब आगे बढ़े, ये सब बताने में इच्छुक नहीं हूं, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, बात खत्म। ओके जी, तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस या ग्रेजुएशन से, तो ऑब्वियसली बताओ क्या रीजन है। अब ये मैं नहीं बताऊंगा ना, तुम बताओगे ना भाई तुम्हारा क्या रीजन है क्या नहीं, व्हाई यू हैव इट। बस सीधी सी बात है, कोई भी जवाब दे रहे हो ना, वो जवाब सोच समझ के तुम दो, क्योंकि वही जवाब तुम्हारा उसको अगला क्वेश्चन देगा। तुमने बोलना है आई वांटेड टू सपोर्ट माय फैमिली, दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर डिस्टेंस एजुकेशन, दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर डिस्टेंस एजुकेशन। तो बोलेगा अच्छा टेल मी दैट व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट यू हैव प्रोवाइडेड टू योर फैमिली टिल डेट, बताओ उसको फिर कौन कौन सा सपोर्ट प्रोवाइड किया। आप सर्विंग हो, तो क्या आप सर्विंग थे, तो सर्विंग को कितने साल हो गए जी, क्या आपका उसके बाद मन नहीं किया, डिस्टेंस से भी तो कर सकते थे, क्वेश्चन होंगे, बताइए आप, एक अगर सॉलिड आंसर है बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन एंड अगेन आई वुड से इतना ही, यू मस्ट बी हैविंग अ क्लैरिटी, कुछ भी तुमने जीवन में किया है ना, यू शुड गिव देम अ क्लैरिटी। अगर क्लैरिटी दोगे सारी चीजें अच्छी है, नहीं दोगे क्लैरिटी सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। क्लियर टू एवरीवन? स्कूल में भाई फेवरेट टीचर कौन था तुम्हारा, कॉलेज में तुम्हारा फेवरेट टीचर कौन था, स्कूल के फ्रेंड्स के नाम बताओ, कॉलेज के फ्रेंड्स के नाम बताओ, कौन सा टीचर तुम्हें पसंद नहीं था, कौन से सब्जेक्ट तुम लाइक करते थे, कौन से सब्जेक्ट तुम्हें पसंद नहीं थे, परसेंटेज बताओ अपनी 8th से लेके ग्रेजुएशन तक की, इंक्लूडिंग एवरी क्लास, समझ गए? यू कैन आस्क एनीथिंग, गॉट इट? नेक्स्ट आ जाओ जी। नेक्स्ट अगर वो चीजें पूछने लग गया तुमसे, दैट नेक्स्ट चीज विल बी, अगर हाइट और वेट का अगर थोड़ा मान के चलो रेशियो कम या ज्यादा है ना तुम्हारा, जैसे या तो तुम्हारी मतलब मान के चलो वेट के हाइट के हिसाब से तुम्हारा वेट जो है वो बहुत ज्यादा है, या फिर हाइट के हिसाब से वेट तुम्हारा कम है, उसके बारे में पूछ सकता है, क्यों कम है क्यों ज्यादा है, ज्यादा है तो क्या कर रहे हो, कम है तो क्यों क्या कर रहे हो उस चीज के लिए, ठीक है, ये मैं आस्क। नेक्स्ट, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, खाली बैठे हो, 2020 से ग्रेजुएट हो तुम, 24 आ गया, 4 साल से बाप के पैसे पे ऐश कर रहे हो, क्यों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुमने कुछ काम कर लिया होता, कुछ कर लिया होता। एस्पिरेंट हो तुम, एस्पिरेंट हो तो भैया बताओ जरा 4 साल में तुमने कितने एग्जाम निकाले। यू आर सेइंग कि भाई मैंने पढ़ने के लिए एग्जाम 1 साल, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ग्रेजुएट एंट्री के लिए जरूरी नहीं है 10th से पूछेंगे, किसी भी क्लास से पूछ सकता है, ठीक है, 9 से पूछ सकता है, 7 से पूछ सकता है, उसकी मर्जी है भाई, ठीक है। अब तुम्हें इस पे क्या पूछेगा, कुछ काम करते हो तो भाई उस काम में तुम्हें ऐसा क्या नहीं मिल रहा जिसकी वजह से तुम यहाँ पे आना चाहते हो, उस काम में और इस काम में क्या फर्क है वो बताओ जरा। जिस कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे पता होना चाहिए, गॉट इट। उस जॉब में तुम्हें ऐसा क्या नहीं दिख रहा जो तुम्हें एयरफोर्स, आर्मी या नेवी प्रोवाइड कर देगी, वो तुम अगर मान के चलो, तुमने अगर मान के चलो कर लिया है, वो 8वीं से 9वीं तुम्हारा क्लास स्किप हुआ, वो उसको थोड़ा पता है, उसको तो 10th पता है ना सिर्फ, उसको बताने लग जाओगे फिर तो हो गया, पूछेगा अच्छा तुम तो फिर ऐसे करके आगे होगे, वो तुम लिख रहे हो ना 10th, उससे पहले का तो तुमने कुछ लिखा ही नहीं है,
अगर यार सीधी सी बात है, टैकल करने का मीनिंग क्या है, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना। तुम्हारे जवाब से अगला क्वेश्चन है, तुमने बोला भाई मेरे ग्रेजुएशन 21 में हो गया है, 3 साल से आई एम प्रिपेयरिंग। पूछेगा ना, अगर तुम 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, मेरे को ट्रैक रिकॉर्ड बताओ अपना। हाउ मेनी एग्जाम्स यू हैव क्लियर्ड सो फार, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव अपीयर्ड इन सीडीएस, एफकैट, कितने एग्जाम तुमने दिए, कितने एग्जाम तुम्हारे क्लियर हुए, इसके अलावा कौन से एग्जाम दिए, उसी के ऊपर जज करेगा तुम्हें। अगर तुमने एग्जाम क्लियर कर रखे हैं, अच्छी बात है, नहीं क्लियर कर रखा है तो भाई गंदी बात है। तो बोलेगा भैया तुम तो टाइम बर्बाद कर रहे हो, ना तुमसे एग्जाम क्लियर हो रहा है, ना तुमसे जॉब हो रही है, तुम धरती पे बोझ बन गए हो, क्यों नहीं छोड़ देते। बहुत कुछ जलील करेगा तुम्हें। गॉट इट? तो मेक श्योर हर चीज का तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह एनसीसी, अगर तुम कहते हो मैं बचपन से इंटरेस्टेड हूं, अगर बचपन से इंटरेस्टेड हो तो एनसीसी क्यों नहीं की? एनसीसी करनी चाहिए थी। बाद में पता चला तो क्यों नहीं ट्राई किया? अगर ठीक है जी टाइम निकल गया तो अब देख लास्ट के सिलेक्शन, अब एग्जाम क्लियर किए ना वो बता ना, सिलेक्शन परमानेंट नहीं मिली वो अलग बात है, लेकिन एग्जाम तो जिसके लिए तूने तैयारी करने का सोचा वो किया ना, ठीक है, वो बता, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसी तरह देखो आ जाएगा तुम्हें एनसीसी अगर कर रखी है तो दे आर गोइंग टू आस्क यू एनसीसी के बारे में कुछ बताओ, कौन कौन से कैंप लगाए, कौन सा कैंप अच्छा था, एनसीसी के दोस्तों के नाम बताओ, कौन सा कैंप सबसे बेकार कैंप था, क्या क्या यू हैव डिड देयर, ठीक है ना। एनसीसी की बेसिक नॉलेज ये सब पूछ लेगा आपसे। इसी तरह गेम में, या फिर पहले आपको मान के चलो हाँ गेम आता है तो गेम में आपसे पूछेगा जनरली, ठीक है ना, या क्यों बैकअप प्लान, कुछ भी हो सकता है। रीजन अगेन क्या है, कोई चीज अच्छी कोई चीज बुरी नहीं है, रीजन जस्टिफाई करो बस, जस्टिफाई द रीजन, वो ही क्यों है, दूसरी क्यों नहीं, वही क्यों है। इसी तरह तुम्हारे स्पोर्ट्स में पूछ लेगा वो कि भाई बताओ जरा स्पोर्ट्स में क्या गेम खेले हो, तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन है, उसके डायमेंशंस वगैरह, ठीक है। अब देखो इफ एनसीसी ज्वाइन नहीं तो ये तुम बताओगे ना, मैं क्या बताऊं इसमें, बोलो मुझसे जो पूछ रहे हो तुम खुद से आंसर पूछो ना, तुम ही अपने आप को जवाब दे सकते हो, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि यार तुम्हारी लाइफ है, वो तुम्हारा जवाब है, वो सेटिस्फैक्टरी है नहीं है ये डिसाइड किया जाएगा आपके लेवल ऑफ आंसरिंग पे, कि हाउ यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट में देखो जैसे क्रिकेट है तो क्रिकेट के बारे में कुछ भी पूछ लिया मेरे से वो कि अच्छा तुम क्रिकेट प्लेयर हो तो बताओ फेवरेट प्लेयर कौन है तुम्हारा, फेवरेट प्लेयर के बारे में कुछ रिकॉर्ड्स उसके, कुछ डेटा उसके रिगार्डिंग, ठीक है ना, उसकी जनरल लाइफ के बारे में कुछ चीजें पूछ सकता है, डायमेंशंस के बारे में पूछ सकता है, कुछ पर्टिकुलर जो उस फील्ड में हो रहा है उसके बारे में, करंट कैप्टन कौन है भाई वॉलीबॉल टीम का बताओ, अगर मैंने वॉलीबॉल लिखा है पूछ लेगा करंट कैप्टन का नाम बताओ वॉलीबॉल का, बास्केटबॉल के करंट कैप्टन का नाम बताओ, ठीक है। जनरल चीजें वो कुछ भी पूछ सकता है, आपको नहीं पता, ठीक है। क्लास 5 मिनट और होगी, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। गॉट इट? नेक्स्ट जो पार्ट है दैट विल बी योर इंटरेस्ट। तो भाई इंटरेस्ट में पूछ लेगा तुम्हारा वो इंटरेस्ट कैसे बना, कैसे तुम्हारा इंटरेस्ट जनरेट हुआ। बुक रीडिंग है भैया 5 बुक बताओ मेरे को पिछली बुक दैट यू हैव रेड, टेल मी द 5 बुक्स दैट यू हैव रेड अर्लियर, अभी हाल फिलहाल में। तुम्हारी सिंगिंग है, अच्छा सिंगर का नाम बताओ, कैसे सिंगिंग में तुम्हारा इंटरेस्ट आया। डांसिंग है, टेल मी द नेम ऑफ द क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, टेल मी द फोक डांस नेम्स ऑफ योर करंट लोकेशन वेयर यू आर रिजाइडिंग ऑफ दैट स्टेट। समझ गए? कुछ भी पूछ लेगा। कोई फेवरेट अपना सिंगर का नाम बताओ, फेवरेट अपने डांसर का नाम बताओ, पेंटिंग करते हो फेवरेट पेंटर का नाम बताओ, कुछ स्पेशल पेंटिंग्स के नाम बताओ, स्केचिंग करते हो कैसे इंटरेस्ट आया, कहाँ से इंटरेस्ट आया, ठीक है, आस्क एनीथिंग। तो जो भी चीज बता रहे हो उसके बारे में आपको पहले से प्रिपेयर रखना पड़ेगा अपने आप को, और वो प्रिपेयर तभी हो पाओगे व्हेन यू विल डूइंग सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। ऑब्जर्वेशंस को इंट्रोस्पेक्शन के फॉर्म में तब्दील करोगे, सोचोगे, फ्रेमिंग करोगे, ऐसे बोलना है तो। नेक्स्ट इज, अब कैप्टन थे, कैप्टन रह के आपने क्या किया, इनर कंटेंट पूछ लेंगे, पूछ सकता है तुमसे कि इसमें क्या था बताओ, इस बुक के बारे में बताओ, इस बुक में क्या क्या पढ़ा तुमने, व्हाट वाज देयर इन दैट बुक, पूछ लेगा। इसी तरह देखो नेचर ऑफ कमीशन, शॉर्ट सर्विस, परमानेंट। शॉर्ट सर्विस में हो, शॉर्ट सर्विस के बाद तुम क्या करोगे, 10 साल के बाद बताओ, 14 साल के बाद क्या करोगे, क्या प्लान है क्या नहीं। आपने 2 एग्जाम 2 बार 4 बार एसएसबी दी, भाई 4 बार एसएसबी देने के बाद भी आपका नहीं क्लियर हुआ, क्या रीजन है। स्क्रीन आउट पे स्क्रीन आउट हो रहा है, क्या रीजन है। कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस देख रहे हो, रिकमेंड नहीं हो रहे हो, कहाँ तुम्हें लगता है कहाँ कमी रह गई। पिछली बार तुमने जो एसएसबी दी, पिछली बार के एसएसबी में तुम्हें कहाँ कमी लगी, उस कमी को पूरा करने के लिए व्हाट यू हैव डिड। कोचिंग लेने गए थे, नहीं लेने गए थे तो कहाँ गए थे, गए तो भाई क्या सीखा, कितना उसने तुम्हें फायदा किया उस चीज ने, उसके बारे में बताओ, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सारी चीजें पूछेगा।
रिटर्न एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करी, कैसे नहीं। तुम सिर्फ डायरेक्ट एंट्री से ही क्यों आ रहे हो हमेशा, तुम रिटर्न एंट्री से क्यों नहीं आते, तुम्हारा रिटर्न एग्जाम क्यों नहीं क्लियर होता। इसका मतलब तुम आसान चीजें ढूंढ रहे हो, तुम भारी चीजों में तुम्हारी कैटेफिश हो जाती है। गॉट इट। तो ही में आस्क एनीथिंग विच एवर इज पॉसिबल। अच्छा, पिछली बार देहरादून जब गए थे तो इस बार किसने बोला तुम्हें कि वाराणसी जाओ। पिछली बार गुवाहाटी गए थे, इस बार गुवाहाटी क्यों नहीं गए, क्यों बदल लिया तुमने। अच्छा बताओ, लास्ट टाइम देहरादून गए थे तो क्या क्या बात हुई थी, कहाँ कहाँ तुम्हें लगा कमी रह गई। ऑब्जर्वेशन, बेसिकली ऑब्जर्वेशन प्लस इंट्रोस्पेक्शन दोनों आपको यहाँ पे चाहिए, कोई काम आएगा। आपने बोला जी साइक में कमी रह गई, क्या कमी रही साइक में, आप साइकोलॉजिस्ट हो। नहीं जी, कैसे पता आपको साइक में कमी रह गई। इंटरव्यू में कमी रह गई, क्या कमी रह गई। सर आई फेल्ट that my general awareness was not up to the mark and somewhere my thoughts were unclear. Okay, then how you got the clarity, how you have worked on those facts you were earlier not able to do. समझ गए। they can ask you, तुम इम्प्रूवमेंट बता रहे हो, चीजें बता रहे हो। उसके अलावा एसडी का पोर्शन याद रखना, एसडी दैट इज सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। एसडीटी होता है ना, उसकी दो चीजें, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस, वो आपको याद होनी चाहिए। अब ये नहीं तुम्हारी स्ट्रेंथ पूछ लिया तुम करे जा रहे हो, तुम्हारी वीकनेस पूछ लिया तुम सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, उसी टाइम पे तुम्हारा कट कर देगा, हो गया तेरा काम खत्म है। समझ गए। बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड। और सबसे बड़ी चीज जो अब मैं बताने जा रहा हूं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए यू आर गोइंग, मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे ही नहीं पढ़ के जाओगे तो क्या फायदा तुम्हारे पढ़ेगा। मेक श्योर इफ यू आर गोइंग फॉर इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के इतिहास के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर में क्या सोच रही है आर्मी क्या नहीं, वो पता होना चाहिए। आप जिस ब्रांच के लिए जा रहे हो, यू आर गोइंग फॉर इन्फेंट्री, यू आर गोइंग फॉर आर्टिलरी, यू आर गोइंग फॉर एजुकेशन कॉर्प्स एंड ऑल, कहीं पे भी कौन सा रेजिमेंट ज्वाइन करना चाहोगे, क्या करेगा, तुम्हारा काम क्या होगा वहां पे, एज एन इंजीनियर कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, आई बात समझ। What is strength and how to know? अब यार how to know, ऑब्वियसली बात तुम जानोगे ना। देखो कहाँ पे तुम लैक करते हो, कहाँ पे तुम बहुत अच्छे हो, वही चीज तुम्हारी स्ट्रेंथ और वीकनेस है, और क्या है। ध्यान दो, इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो ऑफकोर्स तुम्हें आंसर मिलेंगे बहुत सारे। ठीक है जी। तो आर्मी के बारे में, एयरफोर्स के बारे में, नेवी के बारे में नॉलेज आपको भरपूर होनी चाहिए, क्योंकि आप उस चीज के लिए जा रहे हैं। जनरल क्या होना चाहिए, इतना तो कम से कम पता हो ना, कब बना, कैसे बना, मोटो वगैरह क्या है, कितने उसके कमांड्स हैं, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं कमांड के, जनरल क्या होता है कि स्ट्रक्चर वगैरह, इतनी चीजें एटलीस्ट तुम्हें पता होनी चाहिए। रैंक स्ट्रक्चर पूछ सकता है तुमसे, अगर आर्मी किड हो, नेवी किड हो, एयरफोर्स किड हो, तो वहां पे ऑफिसर्स की वर्दी तुमसे पूछ सकता है, इस ऑफिसर और इस ऑफिसर को ऑन बेसिस ऑफ अपीयरेंस कैसे आप चेक करोगे, कैसे डिफरेंशिएट करोगे, दे कैन आस्क यू। क्लियर टू एवरीवन। ये सारी चीजें हैं जो आपसे वो लगातार पूछ लेगा। अगर वहां पे सेल्फ कॉन्फिडेंस एज अ वीकनेस, देन अब देखो तुम अपने आप को यही नहीं बता रहे हो कि मैं कॉन्फिडेंट ही नहीं हूं, तो क्यों ही लेगा तुम ये बता सकते हो ना कौन सी पर्टिकुलर चीज में तुम थोड़े से कमी महसूस करते हो। ठीक है, वो बताओगे, ना कि तुम सीधा ही बोल दोगे मैं कॉन्फिडेंट ही नहीं जी, मैं ऑनेस्ट ही नहीं हूँ, बेईमान हूं मैं तो क्यों लेगा तुम्हें बेईमान, जब तुम खुद ही बोल रहे हो मैं बेईमान हूं, तो क्यों लेगा वो। गॉट इट। अब तुम बोलोगे आई एम नॉट पंक्चुअल, तुम पंक्चुअल ही नहीं हो, तुम खुद ही बता रहे हो मैं डिसिप्लिन हुई नहीं, क्यों लेगा तुम्हें। आई बात समझ। तुम कह सकते हो इसमें, इसी में क्या होता है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसका मतलब तुम ये कह सकते हो जनरली कि सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारे काम टाइम पे नहीं कंप्लीट हो रहे हैं थोड़े से। ठीक है ना, वो चीज बता दो कि कहीं ना कहीं तुम थोड़े से प्रोक्रेस्टिनेटिंग हो किसी किसी चीज में, पर्टिकुलर चीजों में, छोटी चीजों में, ये बता लो। गॉट इट। कभी कभी तुम कैजुअल हो जाते हो थोड़ा सा चीजों को लेके, अच्छा कर रहे हो, लेकिन कई बार थोड़ा सा लेजी हो जाते हो, वो चीजें जनरल चीजें होती हैं सब। गॉट इट। तो बेसिकली इन चीजों के ऊपर तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है ताकि दिक्कत ना हो। ओके जी।